हेलो बच्चों लोग, वेलकम टू विजेता सीरीज। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के चैप्टर को। टेबल ऑफ कंटेंट की बात करें तो पूरा चैप्टर कवर करेंगे बच्चों। ऑलराइट, सो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को पढ़ने चल रहे हैं बच्चों। लास्ट चैप्टर जो हमने कवर करा था उसमें बायोटेक्नोलॉजी के प्रिंसिपल्स और प्रोसेसेस के बारे में हमने पढ़ा था। तो बायोटेक्नोलॉजी को आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, अब उसकी एप्लीकेशन को समझने का टाइम आ गया। राइट, देखो ध्यान से। बायोटेक्नोलॉजी biotechnology essentially deals with industrial scale production of biopharmaceuticals and biologicals using genetically modified microbes, fungi, plant and animals। तो बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी एसेंशियली डील करता है व्हाट? इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन। इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन किसका बच्चों? बायोफार्मास्यूटिकल्स का या फिर बायोलॉजिकल्स का। और इसको हमने बनाया किससे बच्चों? जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब से, फंजाई से, या फिर जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या फिर एनिमल से। अब बात ही आती है कि बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में क्या क्या आता है। राइट, द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड बच्चों थेरेपेटिक्स। बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन में आते हैं थेरेपेटिक्स, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम थेरेपेटिक्स को बना सकते हैं और थेरेपी में उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट बच्चों, डायग्नोस्टिक्स कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम क्या कर सकते हैं? डिसीजेस का डायग्नोसिस कर सकते हैं। राइट, तो डायग्नोस्टिक में रोल है। उसके अलावा बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बना सकते हैं और उनका एग्रीकल्चर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अदर देन दैट बच्चों हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्रोसेस फूड बना सकते हैं और उसका एज अ सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कैन फूड्स होते हैं उनकी फॉर्म में। राइट, बायो रेमेडिएशन बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है, बायो रेमेडिएशन। अब बायो रेमेडिएशन क्या होता है बच्चों? बायो रेमेडिएशन में हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर एरिया को लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से प्यूरिफाई करते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पर बच्चों, एक क्रॉप फील्ड है जो कि हैवी मेटल से कंटामिनेटेड है। एक क्रॉप फील्ड है बच्चों जो कि हैवी मेटल से कंटामिनेटेड है। हम वहां पर कुछ ऐसे माइक्रोब को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जो उस हैवी मेटल को नेचुरली कंज्यूम करते हैं, मतलब उनके मेटाबॉलिज्म में वो एक नॉर्मल सोर्स है, तो वो उसका इस्तेमाल करेंगे और उसको सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। मतलब कि जो क्रॉप फील्ड हैवी मेटल से कंटामिनेटेड थी वहां पर हमने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है, प्यूरिफाई कर दिया है। सो दिस इज बायो रेमेडिएशन कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से हम एक एरिया को प्योर कर पा रहे हैं, क्लीन कर पा रहे हैं। राइट, उसके अलावा बच्चों वेस्ट ट्रीटमेंट, भाई सीवेज ट्रीटमेंट वगैरह में लिविंग ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है कि नहीं होता? बिल्कुल, आपने पढ़ा है सीवेज ट्रीटमेंट में कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज एरोबिक ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है। एंड लास्टली बच्चों एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, यहां तक बात क्लियर? चलते हैं आगे। देखो नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में हम पढ़ेंगे। अब देखो एग्रीकल्चर जो होता है ना बच्चों, एग्रीकल्चर वो तीन तरीके से करा जा सकता है। एग्रीकल्चर को हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक है बच्चों एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एक है क्या बच्चों? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, मतलब यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर हम पढ़ने चल रहे हैं और हमें पता है एग्रीकल्चर को तीन तरीके से करा जा सकता है। एक तरीका है बच्चों एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। देखो मतलब क्या है? एग्रीकल्चर में केमिकल का इस्तेमाल करना। एग्रीकल्चर में केमिकल का इस्तेमाल करना मतलब बच्चों फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना। फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना, आपको पता है फर्टिलाइजर्स वो केमिकल्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, पेस्टिसाइड्स पेस्ट के अटैक को रोकते हैं। राइट, तो एक तो मेथड ये हो गया बच्चों। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, उसके अलावा बच्चों एक है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं बच्चों, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जिसको हम ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बोलते हैं, इसमें हम यूज करते हैं बच्चों यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें बच्चों बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों? बायो फर्टिलाइजर्स का। अब बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं बच्चों? बायो फर्टिलाइजर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, बायो फर्टिलाइजर्स वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी। एग्जांपल बच्चों, एग्जांपल लेग्यूमिनस प्लांट जो होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स के जो रूट मॉड्यूल्स होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट में बच्चों क्या होते हैं? लेग्यूमिनस प्लांट में बच्चों रूट नोड्यूल्स होते हैं। ऑन रूट नोड्यूल में बच्चों, इन रूट नोड्यूल में एक बैक्टीरिया होता है राइजोबियम।
तो वो बच्चों क्या कर रहा है, बायो फर्टिलाइजर की तरह काम कर रहा है। उसके अलावा बच्चों एजोटोबैक्टर, उसके अलावा बच्चों एजोटोबैक्टर या एजोटोस्पाइरलम, एजोटोस्पाइरलम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं बायो फर्टिलाइजर्स, राइट। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे होते हैं जिसमें हम बायो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बच्चों हम साथ साथ बायो पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। बच्चों इसमें हम बायो पेस्टिसाइड्स का भी इस्तेमाल करते हैं। बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल में मतलब नीम आ जाएगा एग्जांपल। बायो पेस्टिसाइड्स के एग्जांपल में क्या आ जाएगा बच्चों, नीम आ जाएगा कि नीम की पत्तियों को रख देते हैं हम किसके, व्हीट के ग्रेन वगैरह के साथ, ताकि उस पर इंसेक्ट या पेस्ट अटैक ना कर पाए। उसके अलावा बच्चों कुछ जगह पर टर्मरिक का भी इस्तेमाल करा जाता है, राइट। और साथ ही साथ बच्चों ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में मैन्योर्स, खाद वगैरह का भी इस्तेमाल करा जाता है। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज बेसिकली बेस्ड अपॉन की जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हम खाद वगैरह बनाकर इस्तेमाल कर सके। और साथ ही साथ इसमें आते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसमें हम बच्चों बायो फर्टिलाइजर्स या बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आज के टाइम में बहुत अच्छा माना जा रहा है, काफी यूज भी हो रहा है। लेकिन अगर इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में देखूं बच्चों, अगर मैं इस चैप्टर के रिस्पेक्ट में बात करूं तो हमारा यहां पर स्पेसिफिकली फोकस है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे। यहां पर स्पेसिफिकली फोकस है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पे, मतलब हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं बच्चों। हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं, मतलब हम यहां पर किसका इस्तेमाल करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का। यहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का, ठीक है बात। तो जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। देखो ध्यान से। तो नेक्स्ट अब बात करते हैं और एक बात को समझते हैं, देखो ध्यान से। तो जो हरित क्रांति आई थी और हरित क्रांति का रीजन था क्या, ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाना। अब बात आती है ग्रेन के प्रोडक्शन को क्यों बढ़ा रहे हैं बच्चों। धीरे धीरे एक चीज नोटिस करी गई कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। धीरे धीरे वर्ल्ड में एक चीज नोटिस करी गई कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। तो हर ह्यूमन बीइंग को हम फीड करवा पाए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ रहा था, हमें ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ रहा था। और इसी वजह से एक फोकस करा गया, एक एम्बिशन रखा गया जिसको बोलता जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन। हरित क्रांति की वजह से हमने ग्रेन प्रोडक्शन को काफी ज्यादा बढ़ाया था, बेसिकली फूड सप्लाई को ट्रिपल अमाउंट में करा था ताकि हम लोगों को खाना खिला सके, उनकी फीडिंग हैबिट्स को फुलफिल कर सके, राइट। और बच्चों ग्रीन रेवोल्यूशन में दो साइंटिस्ट का मेन रोल है। पहले तो बात करते हैं नॉर्मन ई बोरलॉग का। नॉर्मन ई बोरलॉग जो कि कौन है बच्चों, जो कि है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड में, जो कि है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। और वहीं बच्चों अगर मैं इंडिया में बात करूं तो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इन दोनों पर्सन का रोल है। नॉर्मली इन बोरलॉग का वर्ल्ड में बोला जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। तो इनकी मदद से क्या हुआ, इन लोगों ने ग्रीन रेवोल्यूशन को करवाया और फाइनली ग्रेन के प्रोडक्शन को बढ़ाया। और क्या हुआ बच्चों, ग्रेन के प्रोडक्शन में फाइनली क्या चेंज आया कि भाई ग्रेन का प्रोडक्शन ट्रिपल हो गया। द ग्रीन रेवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग द फूड सप्लाई। ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन की मदद से हमने फूड सप्लाई को ट्रिपल कर दिया था, लेकिन तब भी ये इतना इनफ नहीं था कि ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन को फीड करवा सके। बट येट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अब अगर हम बात करें ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो यील्ड बढ़ाई हमने क्रॉप की, वो उसका क्या बेसिस था देख लो। इंक्रीज यील्ड हैव पार्टली बीन ड्यू टू, बच्चों इंक्रीज जो यील्ड में हुआ था वो पार्शियली था इंप्रूव क्रॉप वैरायटीज की वजह से। यस, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या बोल रहा हूं मैं। ये जो यील्ड में इंक्रीज देखने को मिल रहा था, ये जो क्रॉप की यील्ड में इंक्रीज देखने को मिल रहा था, वो पार्शियली था इंप्रूव क्रॉप वैरायटी की वजह से। पार्शियली था किस वजह से बच्चों, इंप्रूव्ड क्रॉप वैरायटी की वजह से। बट मेनली इसमें किसका रोल था, बट मेनली बच्चों इसमें किसका रोल था, बट मेनली ड्यू टू द यूज ऑफ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की वजह से, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का मतलब है कि इरिगेशन टेक्निक्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है, इरिगेशन टेक्निक्स वगैरह का बहुत अच्छे से इस्तेमाल हो रहा है। पॉइंट समझ में आ रहा है। ग्रीन रेवोल्यूशन में जो यील्ड इंक्रीज हुई वो पार्शियली हुई थी इंप्रूव क्रॉप वैरायटी के यूज से, बट मेनली हुई थी बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस से और साथ ही साथ एग्रोकेमिकल के इस्तेमाल से। और साथ ही साथ बच्चों एग्रोकेमिकल के इस्तेमाल की वजह से। एग्रोकेमिकल में क्या आते हैं बच्चों, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, राइट। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में जो यील्ड इंक्रीज हुई थी वो मेनली हुई थी बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लाइक इरिगेशन की टेक्निक्स, पानी अच्छे से अवेलेबल करवाया हमने, ठीक है, और अच्छी सॉइल वगैरह को देखा हमने, मतलब फर्टाइल सॉइल को यूज करा,
और साथ ही साथ बच्चों एग्रोकेमिकल के इस्तेमाल से। लेकिन जब हम एग्रोकेमिकल की बात करते हैं तो बच्चों एग्रोकेमिकल क्या है, फर्टिलाइजर्स है एंड पेस्टिसाइड्स है। अब यार ये है तो केमिकल्स ना, और केमिकल्स की बात करें बच्चों, केमिकल्स को हम सिंथेसाइज करते हैं, कहां करते हैं, इंडस्ट्रीज में। तो यार हर किसान के बस की नहीं है कि वो इन महंगे फर्टिलाइजर्स को यूज कर सके। मतलब पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं डेवलपिंग कंट्री के जो किसान है वो गरीब किसान है, तो गरीब किसान बच्चों एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब सिंस वो एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे तो क्या वो अपनी यील्ड को इतना बढ़ा पाएंगे, नहीं बढ़ा पाएंगे। देखो ध्यान से, however for farmers in the developing world agrochemicals are often too expensive and further increase in yield with existing varieties are not possible using conventional breeding। तो एक तो बच्चों ये एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, और साथ साथ बच्चों एक्सटेंसिव वैरायटी, मतलब जो अच्छी वैरायटीज नहीं है बट काम चलाओ वैरायटीज है उनके साथ, और कन्वेंशनल मेथड जो पुराने ब्रीडिंग मेथड्स है उनके साथ के वो यील्ड बढ़ा पाएगा, नहीं बढ़ा पाएगा। एक तो एग्रोकेमिकल खरीद नहीं पा रहा है, दूसरा एक्जिस्टिंग वैरायटीज जो नॉर्मल वैरायटीज है उनका इस्तेमाल कर रहा है जिससे ज्यादा यील्ड मिल नहीं पा रही है, और पुराने ब्रीडिंग मेथड का इस्तेमाल कर रहा है। तो इस वजह से डेवलपिंग वर्ल्ड का या डेवलपिंग कंट्रीज का जो फार्मर है वो यील्ड नहीं बढ़ा पा रहा है। तो फिर दिमाग में आता है यार सॉल्यूशन क्या है, कैसे बढ़ाएं क्रॉप का यील्ड, कैसे लोगों की फीडिंग हैबिट्स को फुलफिल कर पाए। तो दिमाग में आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, कि अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम इस चीज को फुलफिल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। वो क्या बेनिफिट्स होते हैं उसको देखते हैं। देखो अब पहले बच्चों जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का मतलब समझ लेते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। देखो ध्यान से, प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स, प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल्स वो जीन्स हैव बीन ऑल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, जिनके जीन्स को हमने ऑल्टर कर दिया है मैनिपुलेशन से, उनको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स यानी जीएमओ। कोई भी प्लांट, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी एनिमल, कोई भी फंजाई, अगर हमने उसके जीन्स को मैनिपुलेट कर दिया है तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को जीएमओ यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बोला जाता है। नाउ हमारा स्पेसिफिकली फोकस था जीएम क्रॉप पे, जीएम प्लांट्स पे, तो उस पे चलते हैं। तो बच्चों जीएम प्लांट से हमें क्या फायदा मिलेगा, जीएम प्लांट से हमें क्या फायदा मिलेगा, देखो मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। तो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है बच्चों, वो मोर टॉलरेंट होती है टुवर्ड एबायोटिक स्ट्रेसेस। लाइक अगर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, सूखा पड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा सॉल्ट है बच्चों सॉइल में, बहुत ज्यादा गर्मी है, तो इन कंडीशन में मोर टॉलरेंट रहेगी एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो एक ये बेनिफिट है। दूसरा, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट्स हैं वो केमिकल पेस्टिसाइड्स पर रिलायंस मतलब झुकाव कम कर देते हैं। कैसे कम कर देते हैं? क्योंकि जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हम जो डेवलप कर रहे हैं वो मोस्टली कैसे हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स है। तो बच्चों अगर पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स है तो उन पर पेस्ट अटैक होगा नहीं, तो जब पेस्ट का अटैक ही नहीं हो रहा तो यार पेस्टिसाइड्स का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक और बेनिफिट, फर्दर हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। फर्दर बच्चों ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर देता है। अब पता है इंडिया में एक मेजर कंसर्न है पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कि कई बार क्या होता है कि बहुत अच्छी यील्ड मिल जाती है खेती में, लेकिन जब उसको घर में रखा जाता है और घर में रखने के बाद उसको बेचा जाता है, इन द मीन टाइम क्या होता है वो जो प्रोडक्ट है, जो ग्रेन्स है, वो बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है पेस्ट अटैक से। तो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस इंडिया में एक मेजर कंसर्न है। तो यहां पर वो भी फायदा मिल रहा है कि ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को काफी रिड्यूस कर पा रहा है कौन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। फर्दर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स का मिनरल यूसेज बढ़ाएगा, ये यहां पर प्लांट्स का मिनरल यूसेज बढ़ाएगा, और मिनरल सिंस प्लांट के साथ है तो मतलब सॉइल की जो एक कैपेबिलिटी है प्लांट के साथ वो बढ़ी हुई है, मतलब सॉइल का इरोजन प्रिवेंट हो रहा है, मतलब दिस प्रिवेंट्स अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो मिनरल यूसेज बाय प्लांट सिंस बढ़ा हुआ है तो प्लांट अगर वहां रहेगा तो सॉइल के साथ जुड़ा रहेगा, तो सॉइल की फर्टिलिटी भी रिस्टोर रहेगी, मतलब एग्जॉस्ट नहीं होगी। एंड जो लास्ट में बच्चों जो सबसे ज्यादा और इंपॉर्टेंट है क्या, कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी हम फूड की बढ़ा सकते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। एग्जाम्पल बच्चों हमने गोल्डन राइस बनाया, एग्जाम्पल हमने क्या बनाया बच्चों, गोल्डन राइस, जो कि विटामिन ए एनरिच्ड राइस है, जो कि क्या है, विटामिन ए एनरिच्ड राइस है। अब यहां पर हमने क्या करा है बच्चों, हमने डैफोडिल से बच्चों बीटा कैरोटीन का जीन, डैफोडिल से बीटा कैरोटीन का जीन ट्रांसफर करा है राइस के अंदर। एंड बीटा कैरोटीन क्या होता है बच्चों, बीटा कैरोटीन इज प्रीकर्सर फॉर विटामिन ए। बीटा कैरोटीन क्या होता है, प्रीकर्सर फॉर विटामिन ए।
पॉइंट समझ में आ रहा है? क्या करा है हमने यहां पर, हमने डैफोडिल से बीटा कैरोटीन का जीन जो कि प्रीकर्सर होता है विटामिन ए का, वो ट्रांसफर करा है राइस के अंदर। तो इसी रीजन की वजह से बीटा कैरोटीन एक पिगमेंट होती है, तो जो नॉर्मल राइस ग्रेन व्हाइट होता है यहां पर उनका कलर हो गया गोल्डन, राइट। और सिंस बीटा कैरोटीन जा रहा है तो बच्चों बीटा कैरोटीन से क्या बनेगा बॉडी में, विटामिन ए बनेगा। तो हम यहाँ पर विटामिन ए एनरिच्ड राइस बना रहे हैं, तो ऐसी पॉपुलेशन जिसमें विटामिन ए की डेफिशिएंसी हम उसको यहाँ पे फुलफिल कर सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट जो कि जीएम प्लांट से मिलते हैं। पॉइंट क्लियर है बच्चों? उसके अलावा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का, हम बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स का टेलर मेड कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब हम टेलर्ड प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलर्ड प्लांट्स का किसमें इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों? फ्यूल्स में, एनर्जी में, बायोफार्मास्यूटिकल्स में। पॉइंट समझ में आ रहा है? टेलर प्लांट्स की फॉर्म में या टेलर मेड प्लांट्स की फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनसे हमें क्या मिलेगा, जिनसे हमें बायोफार्मास्यूटिकल्स मिल सकता है, बायोफार्मास्यूटिकल्स, स्टार्च और फ्यूल। ठीक है, तो टेलर मेड प्लांट्स का मतलब क्या होता है बच्चों? टेलर प्लांट्स या टेलर मेड प्लांट्स का मतलब होता है इन प्लांट्स को एक पर्टिकुलर चीज के लिए ग्रो करवाया जा रहा है। जैसे कि बायोफार्मास्यूटिकल्स के लिए ग्रो करवा रहे हैं, जिन प्लांट्स के पास बायोफार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी उनके फ्यूल की तरह इस्तेमाल करा जा रहा है या स्टार्च के लिए इस्तेमाल करा जा रहा है। तो अगर एक प्लांट को एक पर्टिकुलर कॉज के लिए इस्तेमाल करा जाता है, ऐसे को बोलते हैं टेलर प्लांट्स या टेलर मेड प्लांट्स। दोनों टर्म में यूज कर रहा हूं और इनका 3 जगह पर यूज हो सकता है, फ्यूल्स की फॉर्म में, बायोफार्मास्यूटिकल्स की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। तो जीएम क्रॉप से हम ये भी कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट बच्चों हम एक बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि इस बैक्टीरिया का इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis। बच्चों बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस thuringiensis, शॉर्ट में हम बोलते हैं बीटी, शॉर्ट में बोलते हैं बीटी बाबा, राइट। तो बीटी जो है या बैसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis। तो बच्चों ये जो बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस thuringiensis, ये एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है जिसको हम बोलते हैं बीटी टॉक्सिन। अभी जो बीटी टॉक्सिन है इसके बारे में जानते हैं। देखो, बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन्ड फ्रॉम दी बैक्टीरिया। बीटी टॉक्सिन जीन को बच्चों हमने क्या करा है, क्लोन करा है बैक्टीरिया से। किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर। बैक्टीरिया से किसके अंदर करा है हमने क्लोन? प्लांट्स के अंदर। तो बीटी टॉक्सिन जीन हैज बीन क्लोन फ्रॉम दी बैक्टीरिया एंड बीन एक्सप्रेस्ड इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर हमने एक्सप्रेस करवाया टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट्स। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो बैसिलस thuringiensis का टॉक्सिन है, जो बैसिलस thuringiensis का टॉक्सिन है बीटी टॉक्सिन, बच्चों ये इंसेक्ट्स को या पेस्ट को किल कर देता है। ठीक है, तो मतलब यहां पर हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप कर रहे हैं। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप डेवलप कर रहे हैं। कैसे? जब हमने बीटी टॉक्सिन जीन को बच्चों बैक्टीरिया से क्लोन करके प्लांट में एक्सप्रेस करवाया, तो प्लांट में क्या हो रहा है? प्लांट को रेजिस्टेंस मिल रहा है इंसेक्ट की तरफ, और यहां पर हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा है। इनफैक्ट तो बेसिकली हमने क्या करा है, हमने एक बायोपेस्टिसाइड्स क्रिएट कर दिया है। पॉइंट समझ में आ रहा है? बीटी टॉक्सिन जीन जब हमने ट्रांसफर करा बैक्टीरिया से प्लांट की तरफ, तो प्लांट में रेजिस्टेंस आ गया इंसेक्ट के अटैक के खिलाफ। मतलब प्लांट पर इंसेक्ट अटैक नहीं कर पा रहे। मतलब प्लांट कैसे एक्ट कर रहा है? बायोपेस्टिसाइड्स की फॉर्म में। प्लांट है, लिविंग है, तो बायोपेस्टिसाइड्स की तरह काम कर रहा है, मतलब पेस्ट के अटैक को प्रिवेंट कर रहा है। तो ये एक बेनिफिट है। मतलब बेसिकली यहां पर हम बीटी की वजह से हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स डेवलप कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? हम पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स को डेवलप कर रहे हैं, राइट। यहां तक बात क्लियर है? अब देखो ऐसे हमने कई सारे प्लांट्स डेवलप करे हैं जिनको हम बोलते हैं, एग्जांपल्स आर बीटी कॉटन डेवलप करा है, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो, बीटी सोयाबीन एक्सेट्रा। तो हमने ऐसे कई सारे बीटी प्लांट डेवलप करे। बीटी कॉटन बहुत फेमस है, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, बीटी टोमेटो, बीटी पोटैटो एंड बीटी सोयाबीन, राइट। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं कि बीटी टॉक्सिन एक्चुअल में है क्या और किस तरीके से ये प्लांट्स को बचा रहा है, किससे? इंसेक्ट से, अटैक से। देखो बीटी कॉटन, यस, some strains of Bacillus thuringiensis produce protein that kills certain insects। तो बच्चों जो ये प्रोटीन है ये वही बीटी टॉक्सिन है। ये जो प्रोटीन है ये वही बीटी टॉक्सिन है। तो मतलब जो टॉक्सिन है वो प्रोटीन की फॉर्म में, जो टॉक्सिन है वो प्रोटीन की फॉर्म में। तो देखो ध्यान से, बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन्स, बैसिलस thuringiensis के बच्चों कुछ स्ट्रेन्स प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन। बैसिलस thuringiensis के कुछ स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन जो कि इंसेक्ट्स को किल कर देता है, जो कि इंसेक्ट्स को किल कर देता है। कौन कौन एग्जांपल्स? ऐसा नहीं सारे इंसेक्ट्स को किल कर देगा, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रेन को। जैसे कि एग्जांपल लैपिडोप्टेरान्स को किल कर देगा बच्चों। जैसे कि एग्जांपल में लैपिडोप्टेरान्स को किल कर देगा। लैपिडोप्टेरान में कौन आता है? टोबैको बडवर्म एंड आर्मीवॉर्म, टोबैको बडवर्म एंड आर्मीवॉर्म। कोलियोप्टेरान्स को किल कर देगा। कोलियोप्टेरान्स में कौन आ रहा है? बीटल्स आ रहे हैं। एंड ऑल्सो किल कर देगा डिप्टेरान्स को, जिसमें आ जाएगा बच्चों फ्लाइज एंड मॉस्किटो।
पॉइंट समझ में आ रहा है? बैसिलस thuringiensis जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा है वो एक प्रोटीन है और वो कई सारे इंसेक्ट्स को किल कर सकता है, लाइक लेपिडोप्टेरन को किल कर रहा है जिसमें टोबैको, बडवर्म एंड आर्यूवम आएगा, कोलियोप्टेरन्स को किल कर रहा है जिसमें बीटल्स आएंगे, इट विल आल्सो किल डिप्टेरन जिसमें फ्लाइज एंड मॉस्किटो आएगा, राइट? अब देखो ध्यान से, बैसिलस thuringiensis फॉर्म्स प्रोटीन क्रिस्टल्स। बैसिलस thuringiensis फॉर्म करता है प्रोटीन क्रिस्टल्स को ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ, and these crystals contain a toxic insecticidal proteins, and this crystals contain a toxic insecticidal protein। तो बैसिलस thuringiensis अपने लाइफ के मतलब अपने लाइफ स्पैन में, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया अपने लाइफ स्पैन के दौरान बच्चों, अपनी ग्रोथ के दौरान प्रोटीन क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना बात को, कंफ्यूजन रहते हैं बच्चों को इस पॉइंट में। बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया अपने लाइफ स्पैन के दौरान, अपने ग्रोथ के दौरान एक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन को बनाता है, और ये इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन किसमें होता है? प्रोटीन क्रिस्टल में। तो इसको हम किस एक और तरीके से समझ सकते हैं कि बैसिलस thuringiensis अपनी ग्रोथ के दौरान प्रोटीन क्रिस्टल्स को बनाता है, और इन प्रोटीन क्रिस्टल्स के अंदर होता है बच्चों एक टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है, टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, या टॉक्सिक मतलब जो टॉक्सिसिटी से मार देगा, तो इस टॉक्सिसिटी से बैक्टीरिया खुद भी तो मर सकता है, बट कुछ मैकेनिज्म तो होगा जिस वजह से ये बैक्टीरिया अपने आप को नहीं मार पा रहा है। और कोई अपने आप को क्यों मारेगा भाई? मतलब मेरा कहने का ये है बच्चों कि ये जो हमने बात करी कि प्रोटीन क्रिस्टल के अंदर इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है, ये खाली पैथोजन को किल कर रहा है, यानी पेस्ट को किल कर रहा है, बैक्टीरिया को खुद किल नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? उस मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो, टॉक्सिन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। तो बच्चों बैक्टीरिया के अंदर ये जो टॉक्सिन होता है, बच्चों बैक्टीरिया के अंदर ये जो टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव कंडीशन में होता है। बैक्टीरिया के अंदर ये जो टॉक्सिन होता है वो इनएक्टिव कंडीशन में होता है, और इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है। इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है, राइट? अब जैसे ही इसको एल्कलाइन पीएच मिलेगी, एल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट, एक्टिव बीटा टॉक्सिन किल इंसेक्ट्स। यस, तो लास्ट में जो बात दिमाग में हमारे आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन है ये बैसिलस thuringiensis को खुद क्यों नहीं किल कर रहा है? तो रीजन इसका ये है बच्चों, बैसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। बैक्टीरिया के अंदर ये इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, और जैसे ही इसे इंसेक्ट के अंदर जाएगा, जैसे बच्चों ये इंसेक्ट के अंदर जाएगा, तो इंसेक्ट के कहां जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में मिडगट वो पोर्शन होता है इंसेक्ट का जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन होता है। तो वहां पर बच्चों जाकर एल्कलाइन पीएच मिलेगी इस इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन को, और ये एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद वो इंसेक्ट को किल कर देगा। पॉइंट समझ में आया? बैसिलस thuringiensis के अंदर ये इनएक्टिव कंडीशन में होता है। जैसे ही इंसेक्ट ऐसे प्लांट पर फीड करेगा, उसकी बॉडी में जाएगा ये टॉक्सिन, और टॉक्सिन जाकर बच्चों कहां जा रहा है? इसके गट में जा रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में जा रहा है, पर्टिकुलरली मिडगट में जाता है। मिडगट में एल्कलाइन पीएच मिलती है। मिडगट में क्या हो रहा है बच्चों? एल्कलाइन पीएच मिल रही है। तो एल्कलाइन पीएच से क्या होता है? एल्कलाइन पीएच से पर्टिकुलरली बात करूं, एल्कलाइन पीएच विल सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। एल्कलाइन पीएच क्या करता है बच्चों? क्रिस्टल्स को सॉल्युबलाइज कर देता है। एल्कलाइन पीएच क्रिस्टल्स को सॉल्युबलाइज कर देता है। सॉल्युबलाइज करने से क्या होगा? क्रिस्टल के अंदर का टॉक्सिक प्रोटीन बाहर आ जाएगा, मतलब एक्टिव हो जाएगा, और ये एक्टिवेटेड बीटा टॉक्सिन इंसेक्ट्स को किल कर देगा। सो दिस इज द वे बीटी खुद को बचाता है अपने ही टॉक्सिन। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट बच्चों में आपको पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझाऊंगा किस तरीके से बीटी टॉक्सिन एक इंसेक्ट्स पर अटैक करता है, राइट? मैकेनिज्म की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन। तो सबसे पहले आपको पता है इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है,
इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन है बच्चों, क्या होगा? इंजेक्शन बाय इंसेक्ट, इंजेक्शन करेगा बच्चों इंसेक्ट, इंजेक्शन के बाद क्या मिलेगी बच्चों उसको? इंजेक्शन के बाद उसके गट वाले में पोर्शन में जाएगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, तो उसको मिलेगी क्या? अल्कलाइन पीएच ऑफ अल्कलाइन पीएच ऑफ मिडगट ऑफ इंसेक्ट, उससे क्या होगा? एक्टिवेशन हो जाएगा टॉक्सिन का। टॉक्सिन का क्या हो जाएगा बच्चों? एक्टिवेशन हो जाएगा, एक्टिवेशन हो जाएगा टॉक्सिन का। एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन क्रिएट पोर्स इन मिडगट एपिथेलियल सेल, क्रिएट पोर्स इन मिडगट एपिथेलियल सेल। हाँ जी, पॉइंट समझ में आया? सबसे पहले इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन था, जब इंसेक्ट ने इसको इंजेस्ट करा, खाया, तो उसके गट में चला गया, डाइजेस्टिव सिस्टम में चला गया, और डाइजेस्टिव सिस्टम में जब उसको अल्कलाइन पीएच मिली मिडगट से, तो ये एक्टिवेट हो गया। क्या हो गया बच्चों? एक्टिवेट हो गया। अब ये एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन क्या करेगा? मिडगट की जो एपिथेलियल सेल्स है, एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन मिडगट की एपिथेलियल सेल से बाइंड करेगा और वहां पर पोर्स को क्रिएट कर देगा। वहां पर क्या करेगा? पोर्स को क्रिएट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल ये मिडगट की एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल बच्चों बीटी टॉक्सिन जाकर बाइंड करेगा, बाइंड करने से पोर्स क्रिएट हुए, बाइंड करने से क्या होगा? पोर्स क्रिएट होंगे, इसकी वजह से होगा सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, इसकी वजह से होगा सेल स्वेलिंग एंड लाइसिस, एंड अल्टीमेटली बच्चों हो जाएगी डेथ, अल्टीमेटली हो जाएगी डेथ। कैसे होगी? देखो, पोर्स क्रिएट करे, पोर्स क्रिएट हुए, फॉर एग्जांपल पोर्स क्रिएट हो गए, पोर्स क्रिएट होने की वजह से वाटर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? पोर्स क्रिएट होने की वजह से वाटर अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। और वाटर अंदर गया तो क्या होगी? स्वेलिंग होगी भाई, सेल स्वेल करती जाएगी। अब सिंस एनिमल सेल है, सेल वॉल नहीं है, तो एक लिमिट से ज्यादा स्वेलिंग कैसे क्या होगा? बूम, लाइसिस, ब्रेकडाउन, फट जाएगा। और जैसे जैसे मिडगट की एपिथेलियल सेल्स इसकी खत्म होती जाएगी, एट देन क्या हो जाएगी? इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। अब आप कहोगे इंसेक्ट की डेथ क्यों हो जाएगी? भाई बात ऐसा है, मिडगट वो जगह होती है, कॉकरोच के बारे में अगर आपने पढ़ा हो, कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पोर्शन में डिवाइडेड होता है, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट। मिडगट वो पोर्शन होता है जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन होता है, राइट। सो दिस इज द रीजन। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। अब बच्चों यहां पर आप एक चीज नोटिस कर सकते हो, क्या? ये बीटी कॉटन आपको देखने को मिल रहा है, ये बीटी कॉटन आपको देखने को मिल रहा है, यहां पर आपको देखने को मिल रहा है फुल्ली ग्रोन कॉटन बॉल। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? आपको फुल्ली ग्रोन कॉटन बॉल देखने को मिल रही है। और वहीं पर बात करूं, यहां पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, डिस्ट्रॉयड बाय कॉटन बॉल वो, ठीक है। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर यहां पर आप देखो ए वाली कंडीशन में, तो ये और ये दोनों में कॉटन बॉल वो हमने यहाँ पर कॉटन की बॉल को डैमेज कर दिया है, और यहाँ पर फुल्ली ग्रोन कॉटन बॉल है। तो देख सकते हो किस तरीके से पेस्ट अटैक करते हैं और डैमेज करते हैं। बट अगर बीटी कॉटन प्लांट की बात करें तो उसके पास ये मैकेनिज्म है, तो उसमें ऐसा कुछ अटैक नहीं होगा, वो ऐसे ही रहेगा, राइट। अब थोड़ा सा बीटी में बात कर लेते हैं, बीटी टॉक्सिन की। तो यार बीटी टॉक्सिन एक प्रोटीन है बच्चों। बीटी टॉक्सिन क्या है? बीटी टॉक्सिन एक प्रोटीन है। बच्चों प्रोटीन किससे बनता है? यार प्रोटीन बनता है डीएनए से। याद करो ना, जीन का एक्सप्रेशन, जब एक जीन एक्सप्रेस करता है वो एमआरएनए बनाता है, और एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। तो अब इसके जीन की भी बात कर लेते हैं कि कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है। अब बच्चों अगर मैं बीटी टॉक्सिन जीन की बात करूं, बीटी टॉक्सिन जीन की बात करूं, तो इसे बोला जाता है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? हम इसको बोलते हैं इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? मतलब पता है, ये जो बीटी जीन है, या मैं पर्टिकुलरली बीटी टॉक्सिन का जीन है, इसको हमें डिसाइड करना पड़ता है भाई कौन सा प्लांट है,
और कौन सा इंसेक्ट अटैक कर रहा है। ध्यान से सुनना, कौन सा प्लांट है और कौन सा इंसेक्ट उस पर अटैक कर रहा है, उस बेसिस पर आप बीटी टॉक्सिन के जीन को डिसाइड करोगे कि ट्रांसफर कौन सा करना है। पॉइंट समझ में आया? एक तो हम पहले देखते हैं प्लांट, एक तो हम देखते हैं पहले प्लांट और फिर उसमें कौन सा इंसेक्ट अटैक कर रहा है। इसके बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि बीटी टॉक्सिन का कौन सा जीन उस प्लांट में ट्रांसफर करेंगे, तब जाकर वो पेस्ट रेजिस्टेंट बन पाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूं इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक, कि पर्टिकुलरली इंसेक्ट को डिटरमाइन करने के बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं। एग्जांपल देख लो तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से एग्जांपल। अब एग्जांपल से पहले एक चीज और, हाँ भाई एग्जांपल से पहले एक चीज और, इस जीन का नाम क्या है बच्चों? ये इंसेक्ट को रुला देता है, तो जीन का नाम है क्राइजीन। जीन का नाम है क्राइजीन, और क्राइजीन के कई सारे फॉर्म्स हैं। लाइक एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहां पर, cry1AC एंड cry2AB, cry1AC एंड cry2AB कॉटन बॉलवर्म को रोकने के लिए ये काम करता है। एंड देन वी हैव बच्चों cry1AB जो कि कॉर्न बोरर्स के खिलाफ यूज करा जाता है। तो समझ में आ रहा है आपको? इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंसेक्ट्स के लिए पर्टिकुलर जीन है। जैसे cry1AC और cry2AB कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने में मदद करता है, उसी तरीके से cry1AB जो है बच्चों वो कॉर्न बोरर्स के अटैक को रोकने में मदद करता है। एक्शन आपको पता चलेगा, राइट? तो यहां पर एक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की बात करी, एक और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप की बात करते हैं जिसका मैकेनिज्म थोड़ा सा वेरी करता है। देखो ध्यान से आओ। तो नेक्स्ट हम पढ़ने चल रहे हैं बच्चों आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में। नेक्स्ट में है बच्चों आरएनए जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? जिसको हम बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं उसको? इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। Several nematodes parasitize a wide variety of plants and animals, including human beings. A nematode, Melodygaene incognitia, infects the roots of tobacco plant and causes a great reduction in yield. बच्चों कई सारे नेमाटोड्स हैं, बच्चों कई सारे नेमाटोड्स हैं, और आपको पता है नेमाटोड्स एस्कलमिंथेस को बिलोंग करते हैं। एंड दे आर पैरासाइट्स फॉर प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। जैसे एनिमल्स की बात करूं एस्केरियास है, और यहाँ पर प्लांट वाला तो दे रखा है मेलोडीगाइने इनकोग्निशा, जो कि टोबैको प्लांट्स की रूट में इंफेक्शन कॉज करता है और उनकी यील्ड को कम कर देता है। तो देखो सेवरल नेमाटोड्स पैरासिटाइज अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। एक नेमाटोड है जिसका नाम है मेलोडीगाइने इनकोग्निशिया, और ये इन्फेक्ट करता है टोबैको प्लांट्स की रूट में। ये इन्फेक्शन कॉज करता है बच्चों टोबैको प्लांट की रूट में, और उसकी यील्ड में काफी ज्यादा कमी कर देता है, रिडक्शन कर देता है। ठीक है, काफी ज्यादा क्या कर देता है? उसकी यील्ड में कमी कर देता है। फिर हमारे दिमाग में आता है क्वेश्चन कि किस तरीके से इस इन्फेक्शन को रोक सके, किस तरीके से इसके इन्फेक्शन को हम रोक सके। देखो एक दिमाग में पॉइंट आता है, आरएनए इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस इन ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। RNA interference takes place in all eukaryotic organisms as a method of cellular defense. यूकैरियोटिक सेल में बच्चों, यूकैरियोटिक सेल में सेलुलर डिफेंस का एक मेथड होता है। यूकैरियोटिक सेल में सेलुलर डिफेंस का एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। पॉइंट समझ में आ रहा है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक मैकेनिज्म है सेलुलर डिफेंस का जिसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस। और हमारे दिमाग में आता है अगर हम इस मेथड का इस्तेमाल करें तो शायद हम मेलोडीगाइने इनकोग्निशा के इन्फेक्शन को रोक सकते हैं। अब देखो ध्यान से, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ अ स्पेसिफिक एमआरएनए। इस मेथड में बच्चों हम साइलेंसिंग कर रहे हैं एक स्पेसिफिक एमआरएनए। इस मेथड में हम साइलेंसिंग कर रहे हैं स्पेसिफिक एमआरएनए। अब स्पेसिफिक एमआरएनए क्या होगा? ये एमआरएनए है बच्चों पैथोजन का, ये एमआरएनए किसका है? मैथोजन का। ठीक है, स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग कर रहे हैं कैसे? एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाकर, एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाकर, जो कि जाकर इस एमआरएनए से बाइंड करेगा और उसके ट्रांसलेशन को रोक देगा, यानी साइलेंसिंग कर देगा। पॉइंट को ध्यान से समझना। आरएनए इंटरफेरेंस में क्या हो रहा है? आरएनए इंटरफेरेंस में जो एमआरएनए है पैथोजन का, आरएनए इंटरफेरेंस में जो एमआरएनए है पैथोजन का, हम इसके खिलाफ एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड बना रहे हैं। इसके खिलाफ एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना रहे हैं जो कि जाकर इससे बाइंड करेगा, और बाइंड करने की वजह से क्या होगा? ये एमआरएनए यूज नहीं हो पाएगा, मतलब इससे ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा।
और ट्रांसलेशन नहीं होगा मतलब हमने इसकी साइलेंसिंग कर दिया। साइलेंसिंग करने का मतलब क्या है भाई, मेलोडी गाइने इनकॉग्निशा इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इन्फेक्शन कैसे कॉज कर रहा होगा, प्रोटीन्स बनाकर। तो अगर हमने इसके प्रोटीन्स को बनना ही रोक दिया तो इसका इन्फेक्शन भी रुक जाएगा। तो वही कर रहे हैं हम, एमआरएनए को रोक दे रहे हैं, एमआरएनए रुक गया, प्रोटीन बनेगा नहीं। अब कैसे करेंगे उस मैकेनिज्म को समझेंगे, बट पहले दिमाग में आता है कि ये जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, इसकी सोर्स क्या होंगी। यस, ये तो हमने समझ लिया कि करना क्या है, बट सोर्स ऑफ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हमने क्या बोला, इस एमआरएनए के खिलाफ एक कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाएंगे। तो बच्चों उसकी सोर्स क्या होगी उनकी बात कर लेते हैं। इसकी सोर्स क्या होगी उसकी बात हम कर लेते हैं, राइट। देखो ध्यान से, सोर्स ऑफ दिस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए would be, source of this double stranded RNA could be viruses having RNA genome, वायरसेस जिनके पास आरएनए का जीनोम होता है, या फिर ट्रांसपोजोन्स और मोबाइल एलिमेंट्स with an RNA intermediate, with an RNA intermediate। तो बच्चों ये जो पैथोजन का एमआरएनए, ये जो पैथोजन का एमआरएनए है उसके खिलाफ जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बनाना है, उसके लिए हम दो सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दो सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो भाई वायरस जिसके पास आरएनए का जीनोम हो, एक तो वायरस जिसके पास आरएनए का जीनोम हो, यानी कोई रेट्रोवायरस, यानी क्या हो जाएगा बच्चों, कोई रेट्रोवायरस। या फिर बच्चों ट्रांसपोजोन्स, मोबाइल एलिमेंट। ट्रांसपोजोन्स क्या होते हैं, जंपिंग जीन्स होते हैं जो जिनोम में एक जगह से निकलकर दूसरी जगह पर लग सकते हैं। और उसमें भी कौन सा वाला चाहिए हमें, आरएनए इंटरमीडिएट वाला चाहिए। आरएनए इंटरमीडिएट वाले को बोलते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, रेट्रो ट्रांसपो। पॉइंट समझ में आ रहा है। ट्रांसपोजोन्स विद एन आरएनए इंटरमीडिएट मतलब रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। अब ट्रांसपोजोन्स किस तरीके से काम करते हैं मैं जल्दी से आपको क्लियर कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे देखो, ये है जीनोम और ये है एक ट्रांसपोजोन, ये है एक ट्रांसपोजोन। तो बच्चों फॉर एग्जांपल ये जगह है एक्स, ये पहले एक्स जगह पर लगा हुआ था। तो ये ट्रांसपोजोन एक जगह से निकला, ये ट्रांसपोजोन बच्चों एक जगह से निकला और दूसरी जगह पर जाकर लग गया। अब फॉर एग्जांपल ये इस जगह पर लग गया, लोकेशन वाई। इनिशियली ये जीनोम में एक्स जगह पर था और बाद में दूसरी जगह पर लग गया वाई। तो इन्हीं को बोलते हैं ट्रांसपोजोन्स और मोबाइल एलिमेंट्स और जंपिंग जीन्स, एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर लग। तो ये तो नॉर्मल ट्रांसपोजोन है। हमें यहां पर बोल रहा है वो ट्रांसपोजोन जिसके पास आरएनए इंटरमीडिएट होगा। तो यार हम बात कर लेते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स की, रेट्रो ट्रांसपोजोन की, वो किस तरीके से काम करता है। तो देखो कुछ नहीं है, सिंपल सी चीजें। अगेन जीनोम है, अगेन जीनोम में बच्चों, जीनोम में क्या होगा हमारा ट्रांसपोजोन होगा। बट ये ट्रांसपोजोन अब बनाएगा पहले आरएनए। ये ट्रांसपोजोन क्या करेगा बच्चों, ये बनाएगा आरएनए। ये ट्रांसपोजोन क्या कर रहा है, आरएनए बना रहा है। यहां तक बात क्लियर है। अब आरएनए बनने के बाद बच्चों, आरएनए बनने के बाद ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी को दिखाएगा। आरएनए बनने के बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी दिखा रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहा है मतलब आरएनए से क्या बन जाएगा बच्चों, आरएनए से बन जाएगा डीएनए, आरएनए से बन जाएगा डीएनए। और पहले सिंगल स्ट्रैंडेड बनेगा, फिर उसी में डबल स्ट्रैंडेड बन जाएगा। आरएनए से जो डीएनए बनता है कौन सा बनता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। आरएनए से जो डीएनए बनता है बच्चों कौन सा बनता है, वो बनता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। यही कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्या हो जाएगा, थोड़ी देर बाद डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा, राइट। तो अगेन बच्चों लोकेशन एक्स थी, लोकेशन एक्स थी, और ये आगे जाकर बना डबल स्टैंडर्ड, और ये अब इस जगह पर लग गया है वाई। तो ये होते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स, ये होते हैं रेट्रो ट्रांसपोजोन्स। बस डिफरेंस क्या है, रेट्रो ट्रांसपोजोन में डायरेक्टली नहीं लगा, जैसे ये उठा और यहां पर लग गया, नहीं, ये पहले बनाएगा आरएनए इंटरमीडिएट। क्या कहता है देखो, एनसीईआरटी कहती है विद एन आरएनए इंटरमीडिएट। इसने आरएनए इंटरमीडिएट बनाया, फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से इसने डीएनए बनाया।
आरएनए से बनाया डीएनए, अब ये डीएनए लगेगा, डिफरेंस समझो, डीएनए था, डीएनए से उसने बनाया एमआरएनए या आरएनए, आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनाया डीएनए, आरएनए ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से बनाया डीएनए, और ये डीएनए अब जाकर लगेगा दूसरी जगह पर। तो ये है रेट्रो ट्रांसफॉर्म्स, ये नॉर्मल ट्रांसफॉर्म्स है। तो हम इन दोनों सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तक बात क्लियर है? अब मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म, आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म क्या हो रहा है देखो ध्यान से। तो बच्चों दोनों ही केसेस में आरएनए है, दोनों केसेस में हमने सोर्स क्या ले रहे हैं, आरएनए ले रहे हैं। उस आरएनए से हम कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना सकते हैं। तुम कहोगे सर कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए क्यों बनाना है? बेटा याद कर, प्लांट के लिए जो हम वेक्टर इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। कौन सा होता है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस होता है। और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस के पास टीआई प्लाज्मिड होता है। टीआई प्लाज्मिड में से टी डीएनए वाला पोर्शन जाता है किसके अंदर, प्लांट के अंदर। तो डीएनए में डीएनए लगा सकते हो, आरएनए नहीं लगा सकते, राइट। तो देखो सोर्स लिया, सोर्स से क्या लेंगे, आरएनए लेंगे, और आरएनए से क्या बना लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना लेंगे। क्या बना लेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, क्योंकि दोनों के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की एक्टिविटी है, रेट्रोवायरस के पास भी, रेट्रो ट्रांसक्रिप्शन के पास। तो सोर्स आरएनए, आरएनए से बना कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, और वो डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल। ये रहा बच्चों अपना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, और ये हो गया उसका टीआई प्लाज्मिड, ये हो गया टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। ये टीआई प्लाज्मिड हो गया, और ये हो गया हमारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बच्चों ये है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसको मैंने लगा दिया यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा, डिलीवर्स टीडीएनए इनटू टोबैको प्लांट। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस क्या करेगा बच्चों, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस टीडीएनए को, पता है ना आपको, टीडीएनए पोर्शन जाता है, ये जो पोर्शन है ये क्या है, ये है टीडीएनए। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस टीडीएनए वाले पोर्शन को टोबैको प्लांट में डिलीवर कर देगा, और टोबैको प्लांट में डिलीवर होने के बाद क्या होगा, ये जो डीएनए था इससे बनेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए, इससे बनेगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए। और डबल स्टैंडर्ड आरएनए का नामकरण कर देता हूं, इसमें एक होता है सेंस आरएनए और एक होता है एंटीसेंस आरएनए, ठीक है। और ये हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, आरएनए किसका, मेलोडी गाइने इनकोग्निशा का, ये मेलोडी गाइने इनकोग्निशा का बच्चों आरएनए हो गया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना है, ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना है, इसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, इसकी वजह से कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट होता है, इसको बोलते हैं बच्चों रिस्क। रिस्क इज आरएनए इंड्यूस्ड, रिस्क इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क क्या है बच्चों, आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स। रिस्क इज आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जो क्या करता है, जो कि क्या करेगा बच्चों, इस सेंस आरएनए को खत्म कर देगा। सेंस आरएनए खत्म हो जाएगा, बचेगा एंटीसेंस आरएनए, बचेगा क्या बच्चों, एंटीसेंस आरएनए। ये एंटीसेंस आरएनए आकर बाइंड करेगा, ये एंटीसेंस आरएनए बच्चों आकर इससे बाइंड करेगा। तो मैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, रिस्क एक्टिवेट हुआ, आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स, जो कि क्या करेगा, सेंस आरएनए को खत्म कर देगा, और ये एंटीसेंस आरएनए मेलोडी गाइने के एमआरएनए से बाइंड करेगा। अब इसमें ना कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, वो प्रोटीन क्या करेंगे बच्चों, इसको यहां से तोड़ देंगे, मतलब ये एमआरएनए के टुकड़े हो चुके हैं, टुकड़े हो चुके हैं, मतलब बच्चों यहां पर क्या हो चुका है, साइलेंसिंग हो चुकी है। क्या हो चुका है बच्चों, टुकड़े होने का मतलब साइलेंसिंग हो चुकी है। इसका ट्रांसलेशन होगा नहीं, इससे प्रोटीन बनेगा नहीं, मतलब साइलेंसिंग हो चुकी है। तो दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस, ये भैया इसने करा है इंटरफेरेंस, ठीक है। अब स्टेटमेंट देख लो, एनसीईआरटी की बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए। स्पेसिफिक एमआरएनए को डबल स्टैंडर्ड आरएनए से हम रोक रहे हैं, जो बाइंड करेगा और ट्रांसलेशन को रोक देगा। कैसे करेगा, नाउ यू नो द मैकेनिज्म, क्लियर है, दिस इज आरएनए इंटरफेरेंस मैकेनिज्म, क्लियर।
अब इसका देखो डिफरेंस आपको क्या पता चलता है यहाँ पर, डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखो, ये आपको ट्यूमर्स दिख रहे होंगे बच्चों, ये है ट्यूमर वाला टोबैको प्लांट का इन्फेक्शन। टोबैको प्लांट में मेलोडी गाइनिया इनकोग्निशन ने इन्फेक्शन करके यहाँ पर ट्यूमर कॉज कर रखे हैं, ये बड़ा सा ट्यूमर भी देखने को मिल रहा है। और ये है ट्रांसजेनिक, ये है बच्चों ट्रांसजेनिक प्लांट। और ट्रांसजेनिक प्लांट कैसे बनाया है? आरएनए इंटरफेरेंस के बाद। ये है ट्रांसजेनिक प्लांट जिसको हमने आरएनए इंटरफेरेंस के बाद बनाया। कोई भी ट्यूमर देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि आरएनए इंटरफेरेंस यहां पर काम कर रहा है। राइट, चलते हैं आगे। एक क्वेश्चन दे रखा है बच्चों आपके सैंपल पेपर में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। जीएम क्रॉप्स स्पेशली बीटी क्रॉप्स आर नोन टू हैव हायर रेजिस्टेंस टू पेस्ट अटैक्स। बच्चों जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती है, पर्टिकुलरली अगर बात करूं बीटी क्रॉप की, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जो होती है बच्चों, पर्टिकुलरली बात करूं बीटी क्रॉप्स की, तो ये हायर रेजिस्टेंस दिखाती है, हायर रेजिस्टेंस दिखाती है टुवर्ड्स पेस्ट अटैक्स। टू सब्सटेंशिएट दिस एन एक्सपेरिमेंटल स्टडी वाज कंडक्टेड इन 4 डिफरेंट फार्मलैंड्स। बच्चों इसको समझने के लिए हमने एक्सपेरिमेंटल स्टडी करी है 4 डिफरेंट फार्मलैंड्स पर, जहां पर हमने बीटी कॉटन को और नॉन बीटी कॉटन दोनों को ग्रो करवाया। ठीक है, द फार्मलैंड्स हैड द सेम डायमेंशन। बच्चों फार्मलैंड की डायमेंशन सेम है, फर्टिलिटी सेम है और सिमिलर क्लाइमेटिक कंडीशन में उनको रखा गया है। हिस्टोग्राम यहां पर बना रखा है जो कि पेस्टिसाइड्स का यूज दिखा रहा है। हिस्टोग्राम क्या कर रहा है? पेस्टिसाइड्स का यूज दिखा रहा है बीटी क्रॉप में एंड नॉन बीटी क्रॉप में। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है ए, which of the above 4 farmlands has successfully applied the concept of biotechnology। क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें से कौन से फार्मलैंड ने सक्सेसफुली बायोटेक्नोलॉजी के कंसेप्ट को अप्लाई करा है, बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस दिखाइए और यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। इफ यू हैड टू कल्टीवेट विच क्रॉप वुड यू प्रेफर, बीटी और नॉन बीटी एंड वाई। अगर आपको कल्टीवेट करना है तो आप कौन सी क्रॉप को बच्चों प्रेफर करोगे, बीटी और नॉन बीटी में एंड वाई। तो बच्चों चारों फार्मलैंड में सबसे अच्छा किसने कर रखा है? इसने, फार्म 2 ने। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर जो डार्क वाला है बच्चों, डार्क वाला बीटी है, नॉन डार्क वाला नॉन बीटी है। तो देखो पेस्टिसाइड्स का यूज सबसे कम करा गया इस जगह पर, सब जगह पर आप देखोगे पेस्टिसाइड्स का यूज ज्यादा है, और यहां पर आप देख सकते हो पेस्टिसाइड्स का यूज कितना कम है। और ये जो डार्क है ना, ये बीटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैं लिख दूं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। यस, यहां पर आप देख सकते हो पेस्टिसाइड्स का यूज सबसे कम है और अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है। तो हम किसको चूज करेंगे बच्चों? हम फार्म 2 को चूज करेंगे क्योंकि यहां पर पेस्टिसाइड्स का यूज मिनिमल है। यहां पर पेस्टिसाइड्स यूज इज मिनिमल। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है अगर इनमें से आपको कल्टीवेट करना है बच्चों तो आप किसको कल्टीवेट करोगे, बीटी को, नॉन बीटी को? तो मैं किसको बोलूंगा? बीटी क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे। बच्चों हम किसको कल्टीवेट करेंगे? बीटी क्रॉप्स को कल्टीवेट करेंगे, नॉन बीटी क्रॉप्स को कल्टीवेट नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? अगर आप यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो बीटी क्रॉप्स के रिस्पेक्ट में, बीटी क्रॉप्स के रिस्पेक्ट में बच्चों जो नॉन बीटी क्रॉप्स है, बीटी क्रॉप्स के रिस्पेक्ट में जो नॉन बीटी क्रॉप्स है, बीटी क्रॉप्स के रिस्पेक्ट में जो नॉन बीटी क्रॉप्स, आप देख सकते हो पेस्टिसाइड्स का यूज यहां पर कितना ज्यादा है। यहां पर एग्रोकेमिकल का यूज कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, उसका 5 to 6 टाइम्स है। तो बीटी क्रॉप्स में ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये बेनिफिट है। बी में पूछ रहा है कॉटन बॉलवर्म्स वर इंट्रोड्यूस इन अनदर एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑन दी अबव फार्मलैंड्स। बच्चों अब कॉटन बॉलवर्म्स को इन चारों फार्मलैंड में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और कोई भी पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं कर रहे हैं, हम कोई भी पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं कर रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाट इफेक्ट वुड अ बीटी एंड नॉन बीटी हैव ऑन दी पेस्ट। तो बच्चों कॉटन बॉलवर्म जो है वो इंट्रोड्यूस करा गया है। अब यार कॉटन बॉलवर्म का अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे, ये नॉन बीटी क्रॉस पर अटैक करेगा, ये नॉन बीटी क्रॉस पर क्या करेगा बच्चों? अटैक करेगा और उनकी ईल्ड को गिरा देगा, और उनकी ईल्ड को क्या कर देगा? गिरा देगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं बीटी क्रॉप्स की, वहीं पर अगर मैं बात करूं बच्चों बीटी क्रॉप्स की, तो बीटी क्रॉप्स आर व्हाट? पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप। इन पर कॉटन बॉलवर्म का कोई भी अटैक नहीं होगा। और पर्टिकुलरली बोलूं तो बच्चों cry1ac और cry2ab दो ऐसे जीन्स थे जो कॉटन बॉलवर्म को टारगेट करते हैं बीटी क्रॉप्स के केस में। तो यहां पर बीटी क्रॉप्स पर कोई भी अटैक नहीं होगा बिकॉज दे आर व्हाट? दे आर पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। राइट, तो आंसर हो जाएगा ये बी वाले पार्ट। चलो बच्चों फिर चलते हैं आगे। तो बच्चों नेक्स्ट अब हम पढ़ने चल रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन को मेडिसिन फील्ड के अंदर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बच्चों बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन इन मेडिसिन। राइट, देखो ध्यान से, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस हैव मेड इमेंस इंपैक्ट इन द एरिया ऑफ हेल्थ केयर बाय इनेबलिंग मास प्रोडक्शन ऑफ safe and more effective therapeutic drugs।
तो बच्चों रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने क्या करा है, इमेंस इंपैक्ट दिखाया है हेल्थ केयर में, इमेंस इंपैक्ट दिखाया है बच्चों हेल्थ केयर में, और हमने मास प्रोडक्शन करा है, मास प्रोडक्शन करा है मोर इफेक्टिव, मास प्रोडक्शन करा है सेफ और मोर इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स का। रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज। अब देखो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स का क्या फायदा है, अब बात आती है रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स का क्या फायदा है। तो रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स की मदद से बच्चों अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं जनरेट होते, अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज नहीं जनरेट होते, एज इज कॉमन इन केस ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आइसोलेटेड फ्रॉम नॉन ह्यूमन सोर्सेज, राइट। तो देखो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हमने सेफ और इफेक्टिव थेरेपेटिक ड्रग्स बनाए हैं, और वो भी मास लेवल पर। दूसरी चीज क्या है कि यहां पर इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहे, जो रेसिपिएंट है उसकी बॉडी में इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट नहीं हो रहे। अब रीजन आता है कि ऐसा क्यों है, अब बात यह आएगी ऐसा क्यों है। तो बच्चों इसका सिंपल सा रीजन ये है, यहां पर हम ह्यूमन के ही जीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके प्रोडक्शन के लिए, हम किसी दूसरे एनिमल सोर्स से नहीं ले रहे हैं। अगर दूसरे एनिमल सोर्स से हम ऐसा करते तो यहां पर क्या होता, एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते। और अगर हम बात करें बच्चों 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स, 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स are available for human use in the world। तो बच्चों अगर हम बात करें 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स अवेलेबल है ह्यूमन यूज के लिए वर्ल्ड में, और 30 में से बच्चों 12 of these are presently marketed in India, और इनमें से 12 इंडिया में मार्केटेड है बच्चों, इनमें से 12 इंडिया में मार्केटेड है। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं, कि 30 रिकॉम्बिनेंट थेरेपेटिक्स ह्यूमन यूज के लिए वर्ल्ड में अवेलेबल है, और इनमें से 12 इंडिया में मार्केटेड है, राइट। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखो ध्यान से। नेक्स्ट हम बात करने चल रहे हैं बच्चों जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की। नेक्स्ट बच्चों हम बात करने चल रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की, जिसको हम ह्यूमुलिन भी बोलते हैं, नेक्स्ट हम बात करने चल रहे हैं जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन यानी ह्यूमुलिन की, राइट। तो सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट ऑनसेट डायबिटीज इज पॉसिबल बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल्स। तो बच्चों हमें यहां पर एक बात क्या पता चल रही है, हमें यहां पर एक बात ये पता चल रही है कि जिन लोगों में डायबिटीज है वो अपने डायबिटीज को कैसे मैनेज कर पाते हैं, वो रेगुलर इंटरवल पे इंसुलिन को लेते हैं, राइट। तो कई लोगों में डायबिटीज मेलाइटस बीमारी होती है, जिनकी बॉडी में क्या है डायबिटीज मेलाइटस बीमारी है, वो क्या कर रहे हैं बच्चों, वो इंसुलिन को रेगुलर इंटरवल पर ले रहे हैं बॉडी में, ताकि उनका डायबिटीज नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रहे। सिंपल भाषा में बोलूं तो उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कंडीशन में मेंटेन रहे, राइट। बट यहां पर इंसुलिन से रिलेटेड एक बात हमें समझनी होगी कि ये जो इंसुलिन हम यूज कर रहे हैं फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, ये जो इंसुलिन डायबिटीज का पर्सन कंज्यूम कर रहा है, इसको अर्लियर बच्चों हम एक्सट्रैक्ट करते थे स्लॉटर्ड पिग और कैटल से। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। अब देखो स्लॉटर्ड कैटल और पिग से हम क्या कर रहे हैं, इंसुलिन को ले रहे हैं और ह्यूमन में यूज कर रहे हैं। यार कैटल और पिग्स माना कि मैमल्स हैं, बट दे आर व्हाट, नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिजम्स, भाई ये ह्यूमंस नहीं है। तो बच्चों कहीं ना कहीं हमारा इम्यून सिस्टम इनको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये फॉरेन है, और इसके खिलाफ एक रिस्पॉन्स शो करेगा। बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देखने को मिलते हैं। तो इस केस में हमें क्या देखने को मिलती थी, इस केस में बच्चों हमें एलर्जी देखने को मिलती थी, कॉजेज एलर्जिक रिएक्शन। पॉइंट समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि इंसुलिन का लोग इस्तेमाल करते हैं अपनी डायबिटीज को मैनेज करने के लिए। अब ये जो इंसुलिन ले रहा है पर्सन आउटसाइड से, उसको निकाला जाता है पेनक्रियाज ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स। अब सिंस नॉन ह्यूमन सोर्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहां पर उस रेसिपिएंट की बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देखने को मिलेंगे। द रीजन बीइंग क्योंकि वो
ह्यूमन सोर्स से नहीं लिया गया है, कहीं ना कहीं इम्यून सिस्टम रिकॉग्नाइज कर लेगा फॉरेन सोर्स, राइट। तो अब सॉल्यूशन क्या है, बात आती है कि अब इसका सॉल्यूशन क्या करें। तो यहीं से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का दिमाग में आता है और जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का दिमाग में आता है। देखो ध्यान से, अब इंसुलिन की बात करते हैं बच्चों। इंसुलिन की अगर मैं बात करूं तो इंसुलिन के पास दो शॉर्ट पेप्टाइड चेन होती है। अगर मैं बच्चों इंसुलिन की बात करूं, अगर बच्चों मैं इंसुलिन की बात करूं तो इंसुलिन में दो शॉर्ट पेप्टाइड चेन होती है, ए और बी, और ये दोनों आपस में जुड़ी होती है डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन्स, चेन ए एंड चेन बी, दैट आर लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस, जो कि डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से जुड़ी हुई है। यहां तक बात क्लियर है? देखो ध्यान से। अब बच्चों ये है इंसुलिन, मैच्योर्ड इंसुलिन, और मैच्योर्ड इंसुलिन को अगर आप देखो तो इसमें एक ए पेप्टाइड है और एक बी पेप्टाइड है, एंड ये दोनों आपस में जुड़ी हुई हैं डाइसल्फाइड ब्रिज की मदद से। अगर इंसुलिन की बात करूं या मैच्योर्ड इंसुलिन की बात करूं तो उसके अंदर ए और बी पेप्टाइड चेन डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी हुई है। बट मैंने यहां पर बात करी मैच्योर्ड इंसुलिन की। मैंने बच्चों किसकी बात करी? मैच्योर्ड इंसुलिन की। तो यार एक्चुअल में क्या है, हमारी बॉडी में जो इंसुलिन होता है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है बच्चों वो प्रो हार्मोन, प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है, जिसके अंदर तीन पेप्टाइड चेन होती है, चेन ए, चेन बी और चेन सी। बट जब उसका मैच्योरेशन होता है, जब वो मैच्योर्ड इंसुलिन बनता है तो सी पेप्टाइड चेन निकल जाती है, जैसा कि बच्चों आप यहां पर देख सकते हो। दिस इज प्रो इंसुलिन, और इसके अंदर बच्चों तीन चेन है। ये जो ब्लू कलर की है ये चेन ए है, जो ग्रीन कलर की है चेन बी है, और जो ये बच्चों ये आपको देखने को मिल रही है ग्रे कलर की, दिस इज चेन सी। तो दिस इज प्रो इंसुलिन। जब मैच्योरेशन होगा तो यहां पर इंसुलिन बन रहा है, ए और बी पेप्टाइड चेन है डाइसल्फाइड ब्रिज से जुड़ी हुई है, और फ्री सी पेप्टाइड चेन अलग हो जाती है, राइट। देखो ध्यान से, इन मैमल्स, including humans, insulin is synthesized as a prohormone. इंसुलिन जो सिंथेसाइज होता है बच्चों प्रो हार्मोन की फॉर्म में होता है, लाइक अ प्रो एंजाइम। मतलब द प्रो हार्मोन आल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, द प्रो हार्मोन आल्सो नीड्स टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स अ फुल्ली मैच्योर एंड फंक्शनल हार्मोन। पॉइंट समझ में आ रहा है? मैमल्स के अंदर ह्यूमंस की बात करें तो इंसुलिन प्रो हार्मोन की तरह बनता है या प्रो एंजाइम की तरह बनता है, जिसको हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी जाकर वो मैच्योर और फंक्शनल हार्मोन बन पाएगा। और सिंपल भाषा में मतलब क्या है? सिंपल भाषा में मतलब यही है कि इनिशियली ए बी सी तीन पेप्टाइड चेन है, इसमें से अगर सी पेप्टाइड चेन निकाल देंगे तो फाइनली हमें एक मैच्योर्ड इंसुलिन मिल जाएगा, ये वाला, राइट। अब बात आती है इंसुलिन को बनाया कैसे जाए। अब बच्चों जब इंसुलिन को बनाया जा रहा था तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो चैलेंज ये था कि इसको मैच्योर फॉर्म में असेंबल कैसे करेंगे। जब इंसुलिन को बनाया जा रहा था तो दिमाग में यही पॉइंट आ रहा था कि इसको मैच्योर फॉर्म में असेंबल कैसे करेंगे। द मेन चैलेंज फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स was getting insulin assembled into a mature। तो मेन चैलेंज क्या था कि इंसुलिन को मैच्योर फॉर्म में असेंबल कैसे करेंगे, राइट। अब सुनते हैं बात पूरी। बच्चों 1983 में एली लिली अमेरिकन कंपनी थी, एक अमेरिकन कंपनी थी। इन्होंने क्या करा, synthesizes two DNA sequences corresponding to chain A and B of इंसुलिन। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हम चल रहे हैं प्रॉपर्ली जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन की तरफ। तो बच्चों 1983 में एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिसने क्या करा था, जिसने दो डीएनए सीक्वेंस को सिंथेसाइज करा, और ये दो डीएनए सीक्वेंसेस क्या कोड कर रही थी, चेन ए और चेन बी ऑफ इंसुलिन को ये कोड कर रही थी, राइट। यहां तक बात क्लियर है? उसके बाद introduced this into plasmids of E. coli। यस, तो एली लिली
एक अमेरिकन कंपनी थी, किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है। 1983 में इन्होंने 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाई। इन्होंने बच्चों 2 डीएनए सीक्वेंसेस बनाई जो कि कोड कर रही थी चेन ए और बी, किसकी? इंसुलिन, राइट। उसके बाद इन दोनों डीएनए सीक्वेंसेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया इकोलाई के प्लाज्मिड में। दोनों को कहां पर इंट्रोड्यूस कर दिया? इकोलाई के प्लाज्मिड में। अब क्या होगा बच्चों? chains A and B were produced separately। चेन A और B को बच्चों प्रोड्यूस करा गया सेपरेटली, एंड क्या हुआ बच्चों? एक्सट्रैक्शन ऑफ चेन A एंड B। यस, बात समझ में आ रही है आपको? सबसे पहले बच्चों इनको प्लाज्मिड में लगाया गया इकोलाई के, और इनको सेपरेटली प्रोड्यूस करा गया। सेपरेटली प्रोड्यूस करने के बाद दोनों का एक्सट्रैक्शन करा, दोनों को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। अब क्या करना है? दोनों के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज बनाना है। क्रिएशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज बिटवीन चेन ए एंड बी। बच्चों चेन ए और बी के बीच में चेन ए और बी के बीच में बच्चों डाइसल्फाइड ब्रिज क्रिएट करा गया। चेन ए और बी के बीच में क्या करा गया? डाइसल्फाइड ब्रिज क्रिएट करा गया। और फाइनली बच्चों हमें मिल चुका है यहां पर ह्यूमुलिन, दैट इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन, और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंस बच्चों यहां पर हमने ह्यूमन के डीएनए सीक्वेंसेस को बनाया, सीक्वेंस से बनाया है, तो कोई भी नॉन ह्यूमन सोर्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिलेगा। और सिंस बच्चों हम ये बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो मास लेवल पे हम इसको प्रोडक्शन करवा सकते हैं और काफी सारे लोगों की मदद कर सकते हैं। मतलब एक छोटे से ऑर्गेनिज्म से बहुत सारा प्रोडक्ट को आइसोलेट करेंगे, आपको पता है, बायोरिएक्टर की मदद से, और काफी सारे ह्यूमंस की मदद कर सकते हैं, और कोई एलर्जी वगैरह कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, ना तो किसी भी एनिमल को हार्म करना पड़ेगा, स्लॉटरिंग करनी पड़ेगी, राइट। तो इस तरीके से जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन को बनाया गया था, राइट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों में बात करने चल रहा हूं जीन थेरेपी की। इफ अ पर्सन इज बोर्न विद हेरिडिटरी डिसीज, बच्चों एक पर्सन अगर बोर्न हो रहा है हेरिडिटरी डिसीज से, मतलब पेरेंट्स उसको एक बीमारी मिल रही है, जेनेटिक डिसऑर्डर देखने को मिल रहा है, कैन अ करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच अ डिसीज? तो क्या एक करेक्टिव थेरेपी हम कर सकते हैं? क्या कह रही बात? क्या क्वेश्चन रखा गया यहाँ पर एनसीईआरटी में? अगर एक पर्सन बोर्न हो रहा है हेरिडिटरी डिसीज के साथ, तो क्या हम एक करेक्टिव थेरेपी देकर उस बीमारी को ठीक कर सकते हैं? तो अब आंसर क्या है? आंसर है यस, और उसका आंसर क्या है? जीन थेरेपी इज अ कलेक्शन ऑफ मेथड्स दैट अलाउज करेक्शन ऑफ अ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन अ चाइल्ड और एम्ब्रियो। तो व्हाट इज जीन थेरेपी? जीन थेरेपी में बच्चों कलेक्शन ऑफ मेथड्स आते हैं। जीन थेरेपी में कई सारे मेथड्स आते हैं जिसकी मदद से हम एक जीन में करेक्शन कर सकते हैं, जिसको डायग्नोज करा गया एक बच्चे में या फिर एम्ब्रियो में, राइट। Here genes are inserted into a person's cells and tissue to treat a disease। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? यहाँ पर जीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं। हम यहाँ पर बच्चों जीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं पर्सन्स की सेल में। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों? जीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं पर्सन की सेल में और टिश्यूज में, ताकि उस बीमारी को हम ठीक कर सके। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पर हम जीन्स को इंसर्ट कर रहे हैं पर्सन के सेल्स में या टिश्यूज में, ताकि उस बीमारी को हम ठीक कर सके, राइट। Correction of a genetic defect involves delivery of a normal gene into the individual or embryo to take over the function of and compensate for the non-functional gene। तो यहां पर सिंपल भाषा में यही बोला गया है कि हम यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर हम एक फंक्शनल जीन को बॉडी में ट्रांसफर करें। यहां पर हम फंक्शनल जीन को बच्चों बॉडी में ट्रांसफर करें, जो कि क्या करेगा? नॉन फंक्शनल जीन के फंक्शन के लिए कंपनसेट करेगा और नॉर्मलाइज कर देगा कंडीशन। देखो जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्शन करने के लिए क्या कर रहे हैं? नॉर्मल जीन को डिलीवर कर रहे हैं, जो कि क्या करेगा? एम्ब्रियो में या इंडिविजुअल में जाकर टेक ओवर कर लेगा फंक्शन को और कंपनसेट करेगा नॉन फंक्शनल जीन के फंक्शन के लिए, ठीक है। अब चलते हैं आगे और सुनो, देखो ध्यान से। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन। अब फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी जो दी गई थी बच्चों 1990 में दी गई थी 4 साल की बच्ची को, जो कि एडेनोसाइन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से सफर कर रही थी।
the first clinical gene therapy was given in 1990 to a 4-year-old girl. तो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी दी गई थी 1990 में 4 साल की बच्ची को, जो कि एडिनोसाइन डीएमनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी से सफर कर रही थी। एडीए की डेफिशिएंसी से क्या कर रही थी बच्चों? सफर कर रही थी। अब बात आती है एडीए क्या करता है। इंपॉर्टेंट फॉर फंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम। यस, एडीए एंजाइम क्या करता है बच्चों? एडीए एंजाइम इंपॉर्टेंट है इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। यस, कैसे बच्चों? जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, उनकी फंक्शनिंग के लिए, जो बी और टी लिम्फोसाइट्स होती हैं उनकी फंक्शनिंग के लिए ये एंजाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। उनका जो प्रोलिफरेशन होता है ना, मतलब उनका जो काउंट इंक्रीज होता है, वो इसकी मदद से होता है। तो प्रोलिफरेशन में एडी एंजाइम यानी एडिनोसाइन डीएमनेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बी और टी सेल्स के लिए। तो अगर बी और टी सेल्स का प्रोलिफरेशन नहीं होगा, मतलब अक्वायर्ड इम्यूनिटी की ब्रांच अफेक्टेड है, मतलब हमारा इम्यून सिस्टम अफेक्टेड है। तो इसलिए बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट है हमारे इम्यून सिस्टम की फंक्शनिंग के लिए, राइट। तो इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है? दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। बात आपको समझ में आ गई? प्रोलिफरेशन के लिए जरूरी, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, मेथड्स क्या है ट्रीटमेंट के लिए। मेथड्स और ट्रीटमेंट। तो बच्चों पहला मेथड है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, और साथ ही साथ एक और मेथड लिख रहा हूं मैं, जो आपको मैं दोनों समझाऊंगा, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, फंक्शनल ADA is given through injection। यस, अब सुनो ध्यान से, ट्रीटमेंट्स की बात करते हैं, मेथड्स फॉर ट्रीटमेंट। तो बच्चों सबसे पहला मेथड है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। सबसे पहला मेथड क्या है? बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। अब देखो, बोन मैरो में ब्लड की सारी सेल्स बनती है, बोन मैरो में ब्लड की सारी सेल्स बनती है। तो बोन मैरो में ऐसी सेल्स मिल जाएगी जिनके पास फंक्शनल एडीए जीन होगा। तो डोनर से बोन मैरो लिया और हमने ट्रांसफर कर दिया किसके अंदर? बच्ची के अंदर या रेसिपिएंट के अंदर। बट यहां पर जो इश्यू है बच्चों, यहां पर जो इश्यू है वो यही है कि यार सेल्स का भी एक लाइफ स्पैन होता है। सेल्स का भी क्या होता है? एक लाइफ स्पैन होता है। तो वो सेल्स जब तक उनका लाइफ स्पैन है तब तक जिंदा रहेगी, तब तक काम अच्छे से होगा। लेकिन जैसे उनकी डेथ होगी अगेन दिक्कत हो जाएगी। मतलब यहां पर पीरियोडिकली इन्फ्यूजन करते रहना पड़ेगा, ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा। दूसरा मेथड है बच्चों एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। द सेकंड मेथड इज एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें हम क्या कर रहे हैं? फंक्शनल एडीए एंजाइम को, जिसमें बच्चों फंक्शनल एडीए एंजाइम को इंजेक्शंस के थ्रू दे रहे हैं, जिसमें हम फंक्शनल एडीए एंजाइम को इंजेक्शंस के थ्रू दे रहे हैं। तो देखो, ये जो इंजेक्शन लग रहा है वो कहां पे लग रहा है? सर्कुलेशन में भाई, इंट्रावीनस। तो बच्चों सर्कुलेशन में जा रहा है हमारा जीन भाई। अब ब्लड में रहेगा काफी टाइम तक, जब तक रहेगा काम करता रहेगा। लेकिन जैसे ही सर्कुलेशन का फिल्ट्रेशन होता रहेगा, विद द टाइम क्या होगा? इसका अमाउंट कम होता चला जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? ब्लड में क्या है, सर्कुलेशन में क्या, ठीक है। अब सर्कुलेशन में जब तक है तब तक तो काम चल रहा है, बट जैसे जैसे फिल्ट्रेशन होगा धीरे धीरे इसका अमाउंट सर्कुलेशन में कम होता चला जाएगा, और एक टाइम आएगा जब ये खत्म हो जाएगा। मतलब अगेन यहां पर पीरियोडिकली हमें ऐसा करते रहना पड़ेगा। मतलब ये दोनों के दोनों मेथड्स आर गुड, बट दे आर नॉट व्हाट परमानेंट क्योर्स, राइट। अब हम थोड़ा सा जीन थेरेपी की तरफ पॉइंट आउट करते हैं। एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी, एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी। अब देखो, एज अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स जीन थेरेपी क्या करा गया था बच्चों? lymphocytes of patients, lymphocytes of patient are
आर आइसोलेटेड एंड कल्चर्ड इन अ मीडियम। यस, तो फर्स्ट स्टेप पर जीन थेरेपी में क्या करा गया बच्चों, सबसे पहले लिम्फोसाइट्स, पेशेंट्स के लिम्फोसाइट्स को निकाला गया, आइसोलेट करा गया और उनको कल्चर करा गया एक मीडियम में। मतलब क्या है, देखो लिम्फोसाइट्स को निकाल लिया बॉडी से बाहर, ठीक है, अब उनको कल्चर कर रहे एक मीडियम में। कल्चर करने का मतलब होता है बच्चों उनको ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करना या ऐसी कंडीशंस देना ताकि वो नॉर्मली बिहेव करें। मतलब सिंपल सी बात है भाई, हमारी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट है तो उनको एक मीडियम की आदत है, एक एनवायरमेंट की आदत है, तो सेम हम वो एनवायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं एक कल्चर मीडियम में। राइट, यहां तक बात क्लियर है। उसके बाद क्या होगा, ADA-cDNA is introduced through a retroviral vector, मतलब क्या है, सुनना बात बच्चों, आपको पता है हमारे जो एनिमल सेल्स होती है उसके लिए जो बेस्ट वेक्टर होता है वो कौन होता है, रेट्रोवायरसेस। और रेट्रोवायरसेस आरएनए से cDNA यानी कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बना। राइट, तो देखो अब होस्ट सेल्स क्या है, होस्ट सेल्स के पास है डीएनए, तो डीएनए के लिए डीएनए भेजोगे ना यार, आरएनए थोड़ा भेज दोगे। राइट, तो हमने क्या करा, अब एडीए जो फंक्शनल जीन होता है उससे बनाया आरएनए, एडीए जो फंक्शनल जीन होता है उससे बनाया आरएनए, और इस आरएनए को डाला किसमें, रेट्रोवायरस में। रेट्रोवायरस क्या बनाएगा, इससे कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा। तो ADA-cDNA हमने बनाया और इस ADA-cDNA को हमने इन सेल्स के अंदर भेज दिया। ADA-cDNA को कैसे भेजा बच्चों, इन सेल्स के अंदर भेजा रेट्रोवायरस की मदद से, रेट्रोवायरस की मदद से। तो रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से ADA-cDNA को, रेट्रोवायरल वेक्टर की मदद से बच्चों ADA-cDNA को इन सेल्स के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म lymphocytes are returned to patient, are returned to patient, are returned to patient। ठीक है, अब क्या हुआ बच्चों, ये जो ट्रांसफॉर्म लिम्फोसाइट्स थी, मतलब जिन लिम्फोसाइट्स को ये ADA-cDNA मिल चुका था, इन ट्रांसफॉर्म लिम्फोसाइट्स को हमने पेशेंट के अंदर वापस से भेज दिया। अब ये देखो पेशेंट्स की खुद की सेल्स है तो कोई भी इम्यून रिस्पांस नहीं रहेगा, कोई भी एलर्जिक रिस्पांस नहीं रहेगा, एंड ये अच्छे से हाईली स्टेबल कंडीशन में रहेंगी। बट अगेन यहां पर दोस्त वही दिक्कत है कि ये भी सर्कुलेशन में जब तक इनका लाइफ स्पैन है तब तक सर्वाइव करेंगी, एंड आफ्टर दैट दे विल आल्सो डाई। मतलब कि जीन थेरेपी वाला जो मेथड था काफी स्टेबलाइज मेथड था, बट ये भी परमानेंट क्योर की तरह काम नहीं कर रहा है। तो बच्चों अगर ये सेम प्रोसेस, अगर हम यही सेम प्रोसेस बच्चों एट एम्ब्रॉयनिक स्टेज कर दें, तो अगर ये सेम प्रोसेस हम एम्ब्रॉयनिक स्टेज में कर दे तो वो परमानेंट क्योर की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा, इट विल एक्ट एज अ परमानेंट क्योर और नॉट, सोचो। बिल्कुल करेगा भाई। देखो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट की बात करूं तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में जो हमारी सेल्स होती है उनका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता। एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट की बात करूं तो एम्ब्रॉयनिक डेवलपमेंट में हमारी सेल्स का डिफरेंशिएशन नहीं हुआ होता, ऑर्गन्स नहीं फॉर्म करे होते। तो अगर हम स्टेम सेल्स में, अगर एम्ब्रॉयनिक स्टेज में स्टेम सेल्स में ट्रांसफर कर दे, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में बच्चों स्टेम सेल्स में ट्रांसफर कर दे इस जीन को, तो जब वो स्टेम सेल्स आगे जाकर डिफरेंशिएट करेंगी तो जितनी भी सेल्स हैं सबके पास फंक्शनल एडीए जीन होगा। और स्टेम सेल्स तो कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करती रहती है, स्टेम सेल्स कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करती रहती है, तो मतलब फंक्शनल एडीए जीन ही आगे ट्रांसफर होता रहेगा, तो ये दिक्कत ही खत्म हो जाएगी, परमानेंट क्योर हो जाएगा। तो एम्ब्रॉयनिक स्टेज में अगर हम ऐसा करेंगे, स्टेम सेल्स के पास जाएगा, तो जब वो आगे जाकर डिफरेंशिएट करेंगी तो सब सेल्स के पास फंक्शनल एडीए जीन रहेगा, और सिंस स्टेम सेल्स के पास टेलोमेरेज एंजाइम होता है, वो कंटिन्यूअसली रेप्लिकेट करती रहती है, तो वो मेंटेन करके रखेंगे एडीए को हमेशा परमानेंट। तो दिस इज द परमानेंट क्योर, राइट। नेक्स्ट बच्चों हम पढ़ने चल रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। अब दिमाग में आएगी बात, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक मतलब क्या है बच्चों। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब है डायग्नोसिस करना मॉलिक्यूलर लेवल पे। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस का मतलब है डायग्नोसिस करना मॉलिक्यूलर लेवल पे, यानी बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू डायग्नोसिस करना। अब आपके दिमाग में आएगा बायोमोलिक्यूल्स के थ्रू हम डायग्नोसिस क्यों कर रहे हैं, तो उसका रीजन समझते हैं। देखो, फॉर इफेक्टिव treatment of a disease, early diagnosis and understanding its pathophysiology is very important। अगर हमें किसी भी बीमारी का बच्चों, अगर हमें किसी भी बीमारी का इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है, अगर हमें किसी भी बीमारी का बच्चों इफेक्टिव ट्रीटमेंट करना है तो अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
अर्ली डायग्नोसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है और पैथोफिजियोलॉजी को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मतलब बताता हूं क्यों। देखो पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या है, पैथोजन ने फिजियोलॉजी में क्या चेंज लाया, पैथोजन ने फिजियोलॉजी में क्या चेंज लाया, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। और अर्ली क्यों, अर्ली डायग्नोसिस इसलिए जरूरी होता है कि देखो अर्ली डायग्नोसिस का मतलब है पैथोजन बॉडी में एंटर करा है, पैथोजन बॉडी में एंटर करा है क्या करेगा, बीमारी कॉज करेगा। तो पैथोजन जब बॉडी में एंटर कर रहा है बच्चों, वो हमारे किसी भी टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर रहा है, वो अपने काउंट को बढ़ा रहा है, मतलब उसकी आर्मी भी बिल्ड होनी शुरू हुई है। तो जब आर्मी भी बिल्ड हो रही है, अगर इसी स्टेज में इस पैथोजन को हम खत्म कर देंगे, अगर इसी स्टेज में इस पैथोजन को बच्चों हम खत्म कर देंगे तो काम खत्म, पैथोजन खत्म, बीमारी खत्म। बट अगर हम उसे बाद में मारेंगे तब तक क्या होगा, उसकी आर्मी बिल्ड हो चुकी है, तो आर्मी को हराने में लगेगा टाइम, और टाइम कहां पर लग रहा है, हमारी बॉडी में डैमेज कहां हो रहा है हमारी बॉडी में, तो नुकसानदायक है। राइट, यहां तक बात क्लियर आ रही है समझ में? ओके, चलते हैं आगे। देखो कन्वेंशनल मेथड जो है बच्चों, जो कन्वेंशनल मेथड होते हैं जैसे कि सीरम एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस, कन्वेंशनल मेथड जो है बच्चों सीरम एनालिसिस और यूरिन एनालिसिस, इनमें अर्ली डायग्नोसिस या डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। क्या बोल रहा हूं मैं, जो कन्वेंशनल मेथड्स है बच्चों, जो कन्वेंशनल मेथड्स है, कन्वेंशनल मेथड में कौन कौन आ रहा है, कन्वेंशनल मेथड में आ रहा है सीरम का एनालिसिस कर लिया या यूरिन का एनालिसिस कर लिया, तो इनसे अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल नहीं है, अर्ली डिटेक्शन पॉसिबल नहीं है। रीजन क्या है बच्चों, भाई इनसे कब पता चलता है, जब हमारी बॉडी में सिम्टम्स आ जाते हैं बच्चों। सिम्टम्स आने का मतलब क्या है, पैथोजन ने किसी पर्टिकुलर टिश्यू में या ऑर्गन में काफी ज्यादा डैमेज कर दिया है, जिसकी वजह से फिजियोलॉजी में काफी ज्यादा चेंज आया, मतलब पैथोफिजियोलॉजी में चेंज आया है, और फाइनली हमें डिटेक्ट हो रहा है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि सीरम और यूरिन एनालिसिस से तब हमें पता चलता है जब हमारी बॉडी में पैथोजन का काउंट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जब आर्मी बिल्ड हो चुकी है, राइट, और तब जाकर वो सीरम और यूरिन में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहां पर अर्ली डिटेक्शन थोड़ा ना हो रहा है, यहां पर तो काउंट बढ़ चुका है, अब फिर काउंट बढ़ चुका है तो उसको ठीक करने में लगेगा टाइम, हमें क्या चाहिए, हमें अर्ली डायग्नोसिस करना है। तो अर्ली डायग्नोसिस के लिए हम गए मॉलिक्यूलर लेवल पे, इसलिए हम जा रहे हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, और तभी हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की। देखो recombinant DNA technology, polymerase chain reaction and enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA, are some of the techniques that serve the purpose of early diagnosis, जिनकी वजह से हम early diagnosis कर सकते हैं। तो recombinant DNA technology है, polymerase chain reaction है, and enzyme linked immunosorbent assay, that is ELISA, are some of the techniques जिनसे हम early diagnosis कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को टारगेट कर रहे हैं, और मॉलिक्यूल्स को टारगेट कर रहे हैं तो आसानी से पता लग सकता है कैसे, अभी आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अब यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी गिवन है एनसीईआरटी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक मेथड नहीं है यार, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक बेसिकली पूरी की पूरी ब्रांच है बायोलॉजी की, भाई बायोटेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से हम पता लगा सकते हैं। अब देखो ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का तो पार्ट है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। एलाइजा थोड़ा सा अलग है, एलाइजा इम्यून कॉम्प्लेक्सेस पे बेस्ड है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो याद रखना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज नॉट अ मेथड, इट्स अ बेसिकली ब्रांच, जिसमें कई सारी टेक्निक्स आती हैं, जिसमें से एक एग्जांपल है पीसीआर। बट यहाँ पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में दूसरी टेक्निक भी पढ़ाऊंगा आपको, जिसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर फ्लो, राइट। चलते हैं आगे, देखो मतलब इन तीनों मेथड्स को समझते हैं। अब देखो presence of a pathogen, bacteria, viruses, etc. is normally suspected only when the pathogen has produced a disease symptom. पैथोजन का प्रेजेंस कब पता चलता है, पैथोजन बॉडी में प्रेजेंट है ऐसा कब पता चलता है, जब उसने बच्चों डिसीज सिम्टम दिखाती है, मतलब अपनी आर्मी बढ़ाकर ऑर्गन में डैमेज कर दिया है। बाय दिस टाइम, इस टाइम पर अगर हम देखें तो कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। अगर इस टाइम पर हम देखें तो बच्चों कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है किसकी, पैथोजन की बॉडी में। इस टाइम पर कंसंट्रेशन क्या है बच्चों, पैथोजन की बहुत ज्यादा क्या है, हाई है, राइट। अब देखो ध्यान से, एक एक करके बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट पीसीआर फर्स्ट। पीसीआर क्या करता है बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एम्प्लीफिकेशन करता है ना, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए, राइट। यस बच्चों, पीसीआर की बात करूं यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की बात करूं तो ये डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को एम्प्लीफाई कर देता है, बढ़ा देता है, राइट। तो देखो अब पैथोजन बॉडी में जस्ट एंटर कर रहा है, पैथोजन हमारी ब्लड में जस्ट एंटर कर रहा है। तो पैथोजन जब ब्लड में जस्ट एंटर कर रहा है, उसका जेनेटिक मटेरियल भी वहां पर देखने को मिलेगा। तो अगर हम ब्लड लें और ब्लड में से जेनेटिक मटेरियल को एम्प्लीफाई कर दें तो बहुत इनिशियल स्टेज पर ही हमें पता चल जाएगा कि बॉडी में पैथोजन है या नहीं है। तो अर्ली डायग्नोसिस पॉसिबल है कि नहीं, बताओ।
भाई एम्पलीफिकेशन कर देता है कितना, बिलियन टाइम्स। तो अगर पैथोजन माइन्यूट अमाउंट में भी है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं पीसीआर की मदद से। और देखो पीसीआर का बहुत ज्यादा फायदा इसमें उठाया जा रहा है। पीसीआर इज यूज्ड इन PCR is used in suspected HIV patients. PCR is used in suspected HIV patients. तो बच्चों सस्पेक्टेड HIV पेशेंट जो होते हैं उनका PCR से हम पता लगा सकते हैं, कैसे एम्पलीफिकेशन करके देख सकते हैं कि HIV प्रेजेंट है या नहीं। और साथ साथ बच्चों PCR is used in detecting mutations in suspected cancer patient. यस उसके अलावा बच्चों पीसीआर की मदद से हम म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं बच्चों। उसके अलावा बच्चों पीसीआर की मदद से हम म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं सस्पेक्टेड कैंसर पेशेंट्स पे। अब देखो फॉर एग्जांपल हमें लग रहा है कि एक पर्सन में कैंसर है। अब कैंसर का भी हमें आइडिया लगे कि यार ये पर्टिकुलर जीन है जो अफेक्ट हो सकता है, तो उस जीन का क्या करेंगे, निकालेंगे। मतलब बेसिकली एक सेल निकाल लो, कैंसर सेल या कैंसर सेल वाली एरिया से एक सेल निकाल लो, उसमें से जीन को, उस जीन को एम्पलीफाई करके देख लो। अगर जीन को एम्पलीफाई करके देख रहे हैं और उस जीन की सीक्वेंस नॉर्मल जीन की सीक्वेंस के साथ मैच नहीं कर रही है, मतलब देयर इज अ म्यूटेशन, तो कैंसर के चांसेस है कि नहीं, बिल्कुल पता चल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है। सेल में से जीन को एम्पलीफाई करा, अगर जीन की सीक्वेंस नॉर्मल जीन के साथ मैच हो रही है मतलब ओके है, बट अगर चेंज हो रही है मतलब म्यूटेशन हो रही है, तो कैंसर के चांसेस है कि नहीं। बिल्कुल पीसीआर की मदद से हम माइन्यूट लेवल पे यानी अर्ली डिटेक्शन कर पा रहे हैं। ठीक बात, नेक्स्ट पे चलते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो मैंने आपको बताया था, क्या, मॉलिक्यूलर प्रोब मेथड। मॉलिक्यूलर प्रोब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड which binds to its complementary DNA in clone of cells. यस देखो ध्यान से, मॉलिक्यूलर प्रोब की बात करूं बच्चों, अगर मैं मॉलिक्यूलर प्रोब की बात करूं तो मॉलिक्यूलर प्रोब एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या आरएनए होगा। मॉलिक्यूलर प्रोब की बात करूं, हम बात कर रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आई एम टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूलर प्रोब या बायोमॉलिक्यूल का प्रोब। प्रोब क्या करता है, पता लगाने में मदद करता है, डिटेक्ट करने में। देखो ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बच्चों, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है जिसको हमने रेडियो एक्टिवली लेबल करा है, और ये क्या करेगा भाई, सिंगल स्ट्रैंड है तो अपने कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से जाकर बाइंड कर लेगा क्लोन ऑफ सेल्स। ठीक है, अब बच्चों पहली बात आती है कि यार इसको रेडियो एक्टिवली लेबल कैसे करेंगे। हर्शियन चेस का एक्सपेरिमेंट क्या था, डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप होता है तो P32 से लेबल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको रेडियो एक्टिवली जो लेबल कर रहे हैं वो P32 से कर रहे हैं। अब फायदा क्या है बच्चों, इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि एक जीन में म्यूटेशन हुई है या नहीं है। इसकी मदद से हम क्या पता लगा सकते हैं कि एक जीन में म्यूटेशन हुई है या फिर नहीं हुई है। देखो ध्यान से कैसे करेंगे समझो। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल ये है नॉर्मल जीन, फॉर एग्जाम्पल ये है नॉर्मल जीन और इसके सीक्वेंस लिख लेते हैं ATGCA। ठीक है, और ये है बच्चों म्यूटेटेड जीन, AGGCA, ये म्यूटेटेड जीन है, राइट। एंड बच्चों दिस इज अवर मॉलिक्यूलर प्रोब। क्या क्या होना चाहिए इसके पास, T होना चाहिए, A, C, G,
एंटी। जैसे बच्चों क्या है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर प्रोब है हमारा, राइट। तो रेडियो एक्टिवली लेबल भी कर देता हूं मैं साथ साथ। फॉर एग्जांपल ये आर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड एंड दिस इज अवर मॉलिक्यूलर प्रोब, राइट। गया ये। व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, क्या होगा अगला, या क्या होगा आगे, उसको देख लेते हैं जल्दी से। देखो तो मैं डायरेक्टली इनको बाइंड करवा रहा हूं, ठीक है, इसको डायरेक्टली बाइंड करवा रहा हूं। अब देखो ये बाइंड कर गया, ये नॉर्मल जीन था, नॉर्मल जीन से हमारा मॉलिक्यूलर प्रोब जाकर बाइंड कर लिया। तो बच्चों दिस विल एमिट रेडिएशंस, नाउ इट विल एमिट रेडिएशंस। और इन रेडिएशंस को हम एक प्लेट होती है उस पर रिसीव करते हैं, उस प्लेट को बोलते हैं ऑटो रेडियोग्राफी प्लेट, ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट। मेरी बात को बहुत ध्यान और समझना, ये नॉर्मल जीन है, ये म्यूटेटेड जीन है एंड दिस इज अवर मॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूलर प्रोब बच्चों जाकर बाइंड करेगा नॉर्मल, कर गया, और इस बाइंडिंग की वजह से इट विल एमिट रेडिएशंस, और इन रेडिएशंस को हम ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पर, इन रेडिएशन को बच्चों हम ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पर रिसीव करेंगे और पॉजिटिव सिग्नल आ रहा है, मतलब म्यूटेशन नहीं हुई है, बाइंड कर रहा है। दूसरी तरफ ये म्यूटेटेड जीन है, वहीं दूसरी तरफ म्यूटेटेड जीन है, बाइंडिंग नहीं होगी, नो बाइंडिंग। अब बच्चों बाइंडिंग नहीं हो रही तो रेडिएशंस को एमिट करेगा नहीं, बाइंडिंग नहीं हो रही तो रेडिएशंस को एमिट करेगा नहीं, रेडिएशंस को एमिट नहीं कर रहा है मतलब ऑटो रेडियोग्राफिक प्लेट पर कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, मतलब ऑटो रेडियोग्राफी पर कोई भी सिग्नल चल रहा है, मतलब म्यूटेशन है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से, द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, अगर क्लोन के पास म्यूटेटेड जीन है, will hence not appear on the photographic plate, वो फोटोग्राफिक फिल्म पर अपीयर ही नहीं करेगा, बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद द म्यूटेटेड जीन, क्योंकि प्रोब के पास कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है म्यूटेटेड जीन के साथ। आप देख सकते हो इसके साथ कॉम्प्लीमेंटेरिटी है, यहां पर कॉम्प्लीमेंटेरिटी नहीं है। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर प्रोब की मदद से, विच इज अ पार्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, हम क्या कर सकते हैं बच्चों, म्यूटेशन पता लगा सकते हैं जीन के अंदर। क्लियर है बात, चलते हैं आगे। नेक्स्ट बच्चों एलाइजा की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट है एलाइजा, जिसको आपको समझना पड़ेगा, बहुत अच्छी टेक्निक है एलाइजा। एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। एलाइजा क्या है बच्चों, एलाइजा इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। मतलब क्या है, इतना बड़ा नाम का मतलब क्या है, तो यहां पर देखो आपको दिख रहा है एसे, एसे का मतलब है अप्रोसेस, एसे का मतलब है अप्रोसेस। और बच्चों इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब है इम्यून का रिएक्शन, इम्यून का कॉम्प्लेक्स। अब इम्यून में रिएक्शन हो रहा है या फिर इम्यून का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, उसमें क्या आता है भाई, एंटीजन एंटीबॉडी। मतलब यहां पर एंटीजन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। ये वो प्रोसेस है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन हो रहा है। यहां तक बात क्लियर है। देखो ELISA is based on the principle of एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, जो आपको मैं बोल रहा था, इम्यूनोसॉर्बेंट का मतलब एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन या इम्यून कॉम्प्लेक्स। तो एलाइजा का जो प्रिंसिपल है वो बेस्ड है एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरैक्शन, और यहाँ पर एंटीजन या फिर एंटीबॉडी का इंटरैक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन बाय द पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। बच्चों पैथोजन ने इन्फेक्शन कॉज करा है, बच्चों पैथोजन ने इन्फेक्शन कॉज करा है, तो हम एंटीजन की वजह से पता लगा सकते हैं। भाई हमारे ब्लड में क्या मिलेगा, एंटीजन मिल जाएगा। तो क्या हो सकता है, एंटीजन प्रोटीन हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर, प्रोटीन इज ऑलवेज अ हेट्रोपॉलीमर। तो आसानी से सरफेस पे दिखने को मिल जाएगा कि यार ये सीक्वेंस तो लगे, ये सेल का नहीं है, मतलब हमारा सेल्फ नहीं है, नॉन सेल्फ है, मतलब पैथोजन है। तो इम्यून सिस्टम के सेल इसी की वजह से डिटेक्ट करते हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि जो एंटीजन्स होते हैं दे आर हेट्रोपॉलीमर, डाइवर्सिटी है, आसानी से पता चल जाएगा कौन सेल्फ सेल है कौन नॉन सेल्फ सेल है। राइट, यहां तक बात क्लियर है। और बच्चों या तो इसके खिलाफ, इस एंटीजन के खिलाफ बॉडी में क्या बनी होगी, इस एंटीजन के खिलाफ बॉडी में एंटीबॉडीज होंगी, उनकी मदद से भी हम पता लगा सकते हैं। राइट, दोनों मेथड को मैं आपको समझाऊंगा। देखो सबसे पहले हमारे पास ब्लड, सबसे पहले बच्चों हमारे पास है ब्लड। अब इस ब्लड में से हमें दो चीजों का पता लगाना है। एक तरफ हम पता लगा सकते हैं एंटीजन का, एक तरफ हम पता लगा सकते हैं एंटीजन का, और मैं हमेशा एंटीजन को एजी से रिप्रेजेंट करता हूं। एक तरफ हम पता लगा सकते हैं एंटीबॉडी का,
विच इज रिप्रेजेंटेड बाय ए। यहां तक बात क्लियर है। अब बच्चों जैसे आपको याद होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जेल के अंदर वेल बनाए थे, उसी तरीके से एलाइजा की भी एक प्लेट होती है। एलाइजा की एक प्लेट होती है 96 वेल की। एलाइजा की एक प्लेट होती है 96 वेल की और उसको यूज करते हैं। अब एंटीजन का कैसे पता लगाएंगे उसको देखिए। ठीक है, दीज आर दी वेल्स। अब एंटीजन का पता लगाना है। एंटीजन किससे बाइंड करेगा? एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। सही बोला आपने। तो देखो एंटीबॉडी कोटेड वेल, एंटीबॉडी कोटेड वेल। बच्चों हम वेल को एंटीबॉडी से कोट कर देंगे। अब ब्लड में से हम क्या करेंगे? ब्लड में से उसको ऐड करेंगे, एंटीजन को ऐड करेंगे, राइट। अब आप कहोगे सर एंटीजन है या नहीं, आपको कैसे पता चल रहा है? तो बता रहा हूं बात भी। देखो ये वेल है, मतलब एलाइजा की प्लेट है, उसमें वेल है, उसमें एंटीबॉडी से हमने कोटिंग कर दी है और अब हम एंटीजन को ऐड कर रहे हैं। यहां तक बात क्लियर है? तो दिस इज अवर एंटीजन। अब दोस्त बात यहां पर खत्म नहीं हुई। देखो ना एंजाइम लिंक का तो मतलब मैंने बताया नहीं। अब इसके साथ साथ बच्चों, इसके साथ साथ हम एक और एंटीबॉडी को ऊपर से ऐड करेंगे। इसके साथ साथ बच्चों एक और एंटीबॉडी को मैं ऊपर से ऐड करूंगा। और ये जो एंटीबॉडी है बच्चों, ये जो एंटीबॉडी है एक एंजाइम के साथ आई है। ये जो एंटीबॉडी है बच्चों ये आई है एंजाइम के साथ। तो ये है एंजाइम। अब तक बात क्लियर है? बात क्लियर? ठीक है, ये एंटीबॉडी आई है एंजाइम के साथ। अब देखो ये सारा का सारा वेल के अंदर है, हम देख नहीं सकते, तो हम यहां पर जो सबस्ट्रेट इस्तेमाल करेंगे, भाई एंजाइम है तो एंजाइम का क्या होगा? सबस्ट्रेट भी होगा। कैसा सबस्ट्रेट इस्तेमाल करेंगे? कलर वाला सबस्ट्रेट इस्तेमाल करेंगे। ऐसे सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। ऐसे सबस्ट्रेट को क्या बोलेंगे? क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। तो हम ऐड कर रहे हैं बच्चों क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। कलर्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कलर्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है, मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। पर्सन इज एचआईवी पॉजिटिव। याद है एचआईवी का डायग्नोस्टिक टेस्ट है एलाइजा। तो देखो एंटीबॉडी से कोट कर दिया वेल और हम एंटीजन का पता लगा रहे हैं। हम यहां पर क्या कर रहे हैं बच्चों? एंटीजन का पता लगा रहे हैं। तो देखो एंटीबॉडी से कोट करने के बाद अगर ब्लड में, पेशेंट के ब्लड में एंटीजन है तो वो एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करेगा, वो एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड करेगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऊपर से हमने एक दूसरी एंटीबॉडी डाली बच्चों। ऊपर से हमने यहां पर एक दूसरी एंटीबॉडी डाली है, इसको सेकेंडरी एंटीबॉडी भी बोल देते हैं। दूसरी से हमने एक और एंटीबॉडी डाली है जो कि एंजाइम से जुड़ी हुई है। तो एंजाइम से जुड़ी हुई एंटीबॉडी, इसलिए एंजाइम लिंक्ड वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो अगर एंटीजन है, अगर ये एंटीजन है तो ये एंटीबॉडी से, सॉरी अगर ये एंटीजन है तो ये सेकेंडरी एंटीबॉडी जाकर एंटीजन से बाइंड कर जाएगी। कर गई, मतलब बाइंडिंग हुई। तो एंजाइम प्रेजेंट है कि नहीं? प्रेजेंट है। अब अगर एंजाइम प्रेजेंट है, सबस्ट्रेट डालेंगे और सबस्ट्रेट अगर गया, एंजाइम एक्ट करेगा, कलर रिएक्शन आ जाएगा। फिर से सुनो, वेल है, वेल में एंटीबॉडी से हमने कोट कर दिया। अब अगर हमारे पेशेंट के ब्लड में एंटीजन होगा तो वो एंटीजन इस एंटीबॉडी से बाइंड कर गया। फिर जब हम सेकेंडरी एंटीबॉडी डालेंगे तो दिस सेकेंडरी एंटीबॉडी विल बाइंड टू दिस एंटीजन। अगर एंटीजन है तो बाइंड कर गई, और बाइंड कर गई तो मतलब एंजाइम प्रेजेंट है। तो जब एंजाइम प्रेजेंट है, हम सबस्ट्रेट को डालेंगे तो क्या देखने को मिलेगा? कलर रिएक्शन देखने को मिलेगा, मतलब एंटीजन प्रेजेंट है। और ऐसे पता चल जाएगा कि यस एंटीजन इज देयर। अब एंटीबॉडी का कैसे पता लगाओगे उसको देख लेते हैं। तो देखो अगेन बच्चों वेल है, बट सिंस इस बारी एंटीबॉडी का पता लगाना है तो वेल को कोट करेंगे किससे? एंटीजन से। एंटीजन कोटेड वेल, एंटीजन कोटेड वेल। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब हम पता लगाएंगे कि एंटीबॉडी बॉडी में है या नहीं है। तो एंटीजन को कोट कर दिया, फिर एंटीबॉडी अगर ब्लड में होगी तो उसको ऐड कर देंगे। एंटीबॉडी इनसाइड पेशेंट बॉडी, ये डिफरेंस करना जरूरी है। और इसको यहां पर बच्चों हम प्राइमरी एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं, प्राइमरी एंटीबॉडी, राइट। अगेन बच्चों एंजाइम लिंक्ड वाली एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे।
एंजाइम लिंक्ड वाली एंटीबॉडी का इस्तेमाल करेंगे एंड दिस एंटीबॉडी इज सेकेंडरी एंटीबॉडी, राइट। ऊपर से क्या करना है सर, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, क्या देखने को मिलेगा, कलर्ड रिएक्शन, मतलब एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मतलब पैथोजन प्रेजेंट है। देख लो ध्यान से, अब ब्लड में एंटीबॉडी है तो कैसे पता लगाएंगे, इस बारी हम वेल को कोट करेंगे एंटीजन से, तो एंटीजन के खिलाफ क्या बनी है, एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी जाकर प्राइमरी एंटीबॉडी क्या है, जो पेशेंट की बॉडी में एंटीबॉडी बनी है, जाकर उससे बाइंड कर जाएंगी। अब अगर ये बाइंड करी है तो इनके ऊपर जाकर सेकेंडरी एंटीबॉडी बाइंड कर देगी, और अगर सेकेंडरी बॉडी प्रेजेंट है वेल के अंदर, मतलब एंजाइम प्रेजेंट है। तो अगर हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, तो अगर हम क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे, एंजाइम विल एक्ट अपॉन द क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट एंड वी विल गेट अ कलर्ड रिएक्शन, मतलब भैया एंटीबॉडी प्रेजेंट है, मतलब पैथोजन बॉडी में प्रेजेंट था, तो उसके खिलाफ बनी एंटीबॉडी, तो पॉजिटिव सिग्नल मिल रहा है। तो इस तरीके से बच्चों एलाइजा की मदद से हम एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके पता लगा सकते हैं पैथोजन बॉडी में है या नहीं है, और एलाइजा में एचआईवी और एड्स के डिटेक्शन में इसी मेथड का इस्तेमाल करा जाता है, राइट। नेक्स्ट है बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल्स। बच्चों नेक्स्ट हम पढ़ने चल रहे हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स वो एनिमल्स है जिनके पास फॉरेन जीन होता है। ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर दोज एनिमल्स हु हैव रिसीव्ड फॉरेन जीन, यानी ट्रांसजीन। एनिमल्स विद फॉरेन जीन, एनिमल्स विद फॉरेन जीन यानी ट्रांसजीन। भाई ट्रांसफर हो क्या रहा है ना बच्चों, जिन एनिमल ने फॉरेन जीन को रिसीव करा है, जिन एनिमल ने फॉरेन जीन को रिसीव करा है यानी ट्रांसफर हो कर रहा है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसजीन। तो अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक फॉरेन जीन है, एक ट्रांसजीन है, तो ऐसे एनिमल को क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल। देखो ध्यान से, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड, एनिमल्स दैट हैव हैड देयर डीएनए मैनिपुलेटेड टू पजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा फॉरेन जीन आर कॉल्ड ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ये वो एनिमल्स हैं जिनका डीएनए मैनिपुलेटेड है, ये वो एनिमल्स हैं जिनका डीएनए मैनिपुलेटेड है और इनके पास है क्या, एक जीन, और वो उसको एक्सप्रेस भी करवा रहे हैं। एनिमल को ट्रांसजेनिक एनिमल्स। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ये वो एनिमल्स हैं जिनका डीएनए मैनिपुलेटेड है और इनके पास एक एक्स्ट्रा जीन है, इसको ये एक्सप्रेस भी करवा रहे हैं, इसलिए इनको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोल रहे हैं। अब देखो हमारे पास कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स है, ट्रांसजेनिक रैट है, ट्रांसजेनिक रैबिट है, ट्रांसजेनिक पिग है, ट्रांसजेनिक शीप है, ट्रांसजेनिक काउ है, ट्रांसजेनिक फिश है, राइट। बट अगर देखा जाए ना पर्टिकुलरली तो बच्चों 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो ट्रांसजेनिक माइस की फॉर्म में। 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस। रीजन, मैमल्स है, सबसे पहले मैमल्स है, बहुत छोटे होते हैं, तो आसानी से इन्हें कम एरिया में रख सकते हैं, आसानी से इनके साथ क्या कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं, इजीली हैंडेबल है। तो विद रिस्पेक्ट टू ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स, माइस को हैंडल करना आसान है, मैमल्स होते हैं, तो इसी रीजन की वजह से माइस को ज्यादातर ट्रांसजेनिक कंडीशन में यूज करा जाता है, इसलिए 95% ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या है, माइस, राइट। चलते हैं आगे कि इनको बनाया क्यों क्या है। तो अब यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, ये एक नॉर्मल माइस है और बाकी बगल में ट्रांसजेनिक माइस आपको देखने को मिल रहा है, देखो। yes, अब इनको बनाया क्यों क्या है, रीजन क्या है कि हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बच्चों डेवलप करा है। रीजन क्या है कि हमने ट्रांसजेनिक एनिमल्स को बच्चों क्या करा है, डेवलप करा है। तो पहला रीजन है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। नॉर्मल फिजियोलॉजी को समझने के लिए और डेवलपमेंट में क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल है उनके फंक्शन को समझने के लिए। क्या बोल रहा हूं मैं, अभी एग्जांपल के थ्रू आपको मैं समझाता हूं। तो नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, देखो ध्यान से, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी स्पेसिफिकली डिजाइंड to allow the study of how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से बच्चों, ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से हम स्पेसिफिकली ये समझ सकते हैं कि कैसे जीन्स रेगुलेट होते हैं, किस तरीके से वो हमारी फिजियोलॉजी को अफेक्ट करते हैं और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है, किस तरीके से जीन्स रेगुलेट होते हैं, और जीन्स जब रेगुलेट होते हैं तो किस तरीके से वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। एग्जांपल के तौर पर स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्वड इन ग्रोथ। बच्चों ग्रोथ में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, ग्रोथ में कई सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं जिनको हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। एग्जांपल हो गया इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो अब इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर क्या काम करता है, इसका आप पता कैसे लगाओगे, तो इसका देखो सिंपल सा तरीका ये है, एक ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल में एक ऐसा जीन ट्रांसफर करेंगे, एक ट्रांसजेनिक एनिमल हम बना रहे हैं बच्चों, उसके अंदर हम एक ऐसा जीन लगाएंगे जो कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के फॉर्मेशन को ऑल्टर करते हैं।
इसके फॉर्मेशन को ऑल्टर कर देगा। अब फॉर्मेशन को ऑल्टर करने का मतलब है ये प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं हो पा रहा है। अब जो ये प्रॉपर्ली बॉडी में बनेगा नहीं, कि जो भी फंक्शंस करता है वो सारे के सारे बॉडी में क्या हो जाएंगे, ऑल्टर हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, तो हमें पता चल जाएगा ये किस तरीके से काम करता है। पॉइंट देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट वाला पॉइंट था। हमने बोला कि हम ये जानना चाहते हैं किस तरीके से जीन्स रेगुलेट होते हैं, और जब वो जीन्स रेगुलेट हो रहा है किस तरीके से वो हमारी बॉडी के फंक्शंस को करवा पा रहा है और डेवलपमेंट अफेक्ट कर रहा है। एग्जांपल लिया हमने ग्रोथ फैक्टर्स का, ये वो फैक्टर्स हैं जो ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है ऑर्गेनिज्म के, लाइक इंसुलिन, लाइक ग्रोथ फैक्टर। तो मैंने बोला हम एक ट्रांसजेनिक एनिमल बना रहे हैं जिसके अंदर हम एक ऐसा जीन लगा रहे हैं तो इसके फॉर्मेशन को ऑल्टर कर देगा। अब ये जब बॉडी में प्रॉपर्ली फॉर्म नहीं होगा तो कई सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस अफेक्ट हो जाएंगी और हमें पता चल जाएगा इसका एक्चुअल रोल क्या है हमारी बॉडी में, नॉर्मल फिजियोलॉजी में और उसकी डेवलपमेंट, राइट। सेकंड देखो, लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड पॉइंट, स्टडी ऑफ डिसीज। बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से, बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से हम बीमारियों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। देखो, many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of a disease। कई सारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स को डिजाइन करा गया जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कैसे एक जीन कंट्रीब्यूट कर रहा है टू द डेवलपमेंट ऑफ द डिसीज। These are specially made to serve as models, yes, disease models बनाए जाते हैं। जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स है उनको हम डिसीज मॉडल की तरह इस्तेमाल करते हैं। डिसीज मॉडल का मतलब क्या है, ट्रांसजेनिक एनिमल में हम वो डिसीज कॉज करवा देंगे, और जब डिसीज कॉज करवा देंगे तो हम उसकी फिजियोलॉजी को समझेंगे कि इस बीमारी में किस किस कंडीशन में क्या क्या बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो उस बीमारी के बारे में हम अच्छे से समझ सकते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद। तो देखो वही बात है, these are specially made to serve as model for human diseases so that investigation of new treatments for disease is made possible, right। कौन समझ में आ रहा है, ट्रांसजेनिक एनिमल में बीमारी कॉज कर रहे हैं और उस बीमारी को स्टडी कर रहे हैं, तो बीमारी को अच्छे से समझेंगे कि कौन कौन सा ऑर्गन्स अफेक्ट हो रहा है, तभी जाकर हम नए ट्रीटमेंट्स को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो बच्चों हमने कई सारे ट्रांसजेनिक मॉडल्स बनाए हैं आज के टाइम में, लाइक हमने बनाए बच्चों कैंसर के लिए, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए, और साथ ही साथ अल्जाइमर डिसीज के लिए। अल्जाइमर डिसीज वही बीमारी होती है जिसमें लोगों को बीमारी में क्या होता है, भूलने लग जाता है, डिमेंशिया हो जाता है। ओल्ड लोगों में होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं वो भूलने लग जाता है, डिमेंशिया देखने को मिलता है। क्या होता है, न्यूरो डिजनरेशन होता है, ब्रेन के पोर्शन गलने लग जाते हैं, सिकुड़ने लग जाते हैं, तो दैट इज अल्जाइमर, डिमेंशिया होता है इसमें लॉस ऑफ, राइट। देखो नेक्स्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। बच्चों ट्रांसजेनिक एनिमल से हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बनवा सकते हैं। क्यों बनवा रहे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, सब रीजन है। देखो, मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिसीज, कई सारी मेडिसिन चाहिए ह्यूमन डिसीज को ठीक करने के लिए, और उन कई बारी ऐसी मेडिसिन होते हैं जिनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होता है, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों, आपको पता है बीमारियों को ठीक करने के लिए हमें दवाइयों की जरूरत होती है, और कई सारी ऐसी दवाइयां होती है जिनके अंदर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होता है। अब जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट वाली दवाइयां होती है काफी महंगी होती है, तो तभी हमने सोचा कि यार अगर हम ऐसे एनिमल्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स बना ले जिनके अंदर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को निकाल पाए तो काफी आसानी हो जाएगी। भाई एक एनिमल से हम प्रोडक्ट को निकालते रहेंगे, या ऐसे कई सारे एनिमल्स का इस्तेमाल करेंगे तो कई सारा प्रोडक्ट बना पाएंगे और काफी लोगों तक पहुंचा पाएंगे। याद है ना, मास स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल। एग्जांपल देखो, जैसे हमने ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, जैसे हमने बच्चों ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन को बनाया है, और ये किसको ठीक करने में मदद करता है, एम्फाइसीमा को। एम्फाइसीमा वही बीमारी है जिसमें हमारा क्या होता है, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग से एल्वियोलाई की वॉल्स डैमेज हो जाती है, रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सेसिव सिगरेट स्मोकिंग की वजह से रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया कम हो जाता है। सुनिए ध्यान से, ह्यूमन प्रोटीन अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का इस्तेमाल करके हम एम्फाइसीमा को ठीक कर सकते हैं, और ऐसे हमने कई सारे अटेम्प्ट करे हैं जिसमें हमने ट्रीटमेंट निकाला है फिनाइलकीटोनुरिया के लिए और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। यहां तक बात क्लियर है। अदर देन दैट बच्चों बात करूं, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ की बात करते हैं। अदर देन बच्चों हम फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ की भी यहां पर बात करते हैं। तो 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ को बनाया गया जिसका नाम था रोजी, और वो एक ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करी थी। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ को बनाया गया जिनका नाम था रोजी, और उनसे ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करवाया गया, जिसमें कितना प्रोटीन था, 2.4 ग्राम पर लीटर, जिनमें प्रोटीन था 2.4 ग्राम पर लीटर। और यहां पर बच्चों ह्यूमन एनरिच्ड प्रोटीन मिल्क का मतलब क्या है, क्योंकि उनमें ह्यूमन का जीन था, कौन सा, अल्फा लैक्टा एल्बुमिन। अल्फा लैक्टा एल्बुमिन की वजह से प्रोटीन कंटेंट बढ़ गया था, कितना, 2.4 ग्राम पर लीटर हो गया था, और जो मिल्क मिल रहा था वो नॉर्मल काउ मिल्क के रिस्पेक्ट में बहुत न्यूट्रिशनली बैलेंस था। तो जो ट्रांसजेनिक काउ मिल्क दे रही है, इट इज मोर न्यूट्रिशनली बैलेंस विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल काउ। देखो
द मिल्क कंटेन ह्यूमन अल्फा लैक्टोएल्बुमिन, मिल्क के अंदर था ह्यूमन लैक्टोएल्बुमिन, अल्फा लैक्टोएल्बुमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली अ मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क। तो ये फायदा मिला था। उसके अलावा बच्चों वैक्सीन सेफ्टी, उसके अलावा बच्चों वैक्सीन सेफ्टी, मतलब वैक्सीन सेफ्टी का मतलब क्या है? वैक्सीन सेफ्टी का सिंपल सा मतलब क्या है? जब भी कोई एक वैक्सीन बनाई जाती है बच्चों, जब भी कोई एक वैक्सीन बनाई जाती है उसको इनिशियली चेक करा जाता है, प्री क्लिनिकल ट्रायल सुने होंगे आपने, इनिशियली चेक करा जाता है माइस वगैरह पे या ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। जब वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तब हम मंकीज पे शिफ्ट करते हैं, प्राइमेट्स पे शिफ्ट करते हैं। जब वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तब हम ह्यूमंस पे चेक करते हैं, और जब वहां पर भी पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है तब हम उसको पॉपुलेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। कोरोना की जो वैक्सीन है उनके साथ भी यही करा गया है। पहले ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उनकी टेस्टिंग हुई, फिर ट्रांसजेनिक एनिमल्स में पहले माइस, फिर मंकीज वगैरह, एप्स वगैरह, एंड देन ह्यूमंस में टेस्टिंग हुई। जब सब जगह पॉजिटिव रिजल्ट आया तब ह्यूमन यूज के लिए इसको मतलब मास लेवल पर इस्तेमाल करा गया। देखो, ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ वैक्सीन। ट्रांसजेनिक माइस को डेवलप करा जा रहा है ताकि हम टेस्ट कर पाए सेफ्टी ऑफ वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ह्यूमन। बच्चों ह्यूमन पे यूज करने से पहले, राइट? जैसे कि अगर बात करूं ट्रांसजेनिक माइस को हमने यूज करा है पोलियो वैक्सीन के ट्रायल में। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, राइट? तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स की वजह से हम वैक्सीन की सेफ्टी का टेस्टिंग कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट है बच्चों केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। नेक्स्ट है बच्चों केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। अब केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग में क्या आता है भाई? ड्रग्स वगैरह आते हैं बच्चों। कोई भी ड्रग है, कोई भी ड्रग है तो आपको पता है उसका एक डोसेज होता है कि जैसे दिन में 3 बार खानी है, और 3 बार भी आप खा रहे हो तो क्या है, 500 ग्राम अगर आप ले रहे हो तो 1500 ग्राम हो गया। तो ये डोसेज कैसे डिटरमाइन होता है? हम क्या करते हैं, हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स लेते हैं और ट्रांसजेनिक एनिमल्स को मोर सेंसिटाइज करेंगे उस ड्रग के खिलाफ। क्या कर रहे हैं, हमने एक ट्रांसजेनिक एनिमल लिया, उसको मोर सेंसिटाइज करा, मतलब मोर सेंसिटिव बनाया उस ड्रग के लिए, तो उसपे उस ड्रग का ज्यादा से ज्यादा असर होगा। तो जब वो ड्रग उसकी बॉडी में जाएगा उसके अंदर क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा टॉक्सिसिटी कॉज करेगा। तो हमें एक लेवल पता चल जाएगा कि इस लेवल से ज्यादा अगर इस दवा का इस्तेमाल करें तो ऑर्गेनिज्म में काफी ज्यादा टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स का डोसेज डिफाइन कर सकते हैं और पर्टिकुलर देख सकते हैं कि टॉक्सिसिटी लेवल किस ड्रग का कितने अमाउंट पे होता है, राइट? देखो दिस इज नोन एज टॉक्सिसिटी एंड सेफ्टी टेस्टिंग। दिस इज नोन एज toxicity or safety testing. The procedure is the same as that used for testing toxicity of drugs. The procedure is the same as that used for testing toxicity of drugs. Transgenic animals को देखो क्या कर रहे हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन्स। ट्रांसजेनिक एनिमल्स बच्चों ट्रांसजीन कैरी करेगा, मतलब फॉरेन जीन कैरी करेगा, जिससे क्या हो रहा है, वो मोर सेंसिटिव बना रहे हैं, उसको मोर सेंसिटिव बना रहे हैं टू दी टॉक्सिक सब्सटेंस। ठीक है, नॉर्मल एनिमल के रिस्पेक्ट में ट्रांसजेनिक एनिमल में ऐसा जीन लगाना जिससे वो ज्यादा सेंसिटिव हो गया टॉक्सिक सब्सटेंस के लिए। जिससे क्या होगा बच्चों, जब वो एक्सपोज होगा टॉक्सिक सब्सटेंस से तो हम क्या कर सकते हैं, इफेक्ट्स यानी टॉक्सिसिटी को स्टडी कर सकते हैं, डोसेज को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स में ये बहुत सारे फायदा देखने को मिलते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यार यहाँ पर क्या कर रहे हैं बच्चों, ह्यूमन अच्छा काम तो नहीं कर रहा है भाई, कई सारे जानवर को परेशान कर रहा है, मार रहा है। तो इसी को डिटरमाइन करने के लिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चों एथिकल इशू। नेक्स्ट है बच्चों एथिकल इशू, कि जो ह्यूमन काम कर रहा है दीज आर अनएथिकल। तो उसी के रिस्पेक्ट में देखो क्या बात, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, द मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय द ह्यूमन रेस कैन नॉट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मैनिपुलेशन हो रहा है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मैनिपुलेशन कर रहा है ह्यूमन रेस बच्चों, विदाउट रेगुलेशन हम नहीं भेज सकते, राइट? सम एथिकल स्टैंडर्ड्स, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हमें बनाने पड़ेंगे ताकि हम मोरालिटी को, ह्यूमन की एक्टिविटीज की मोरालिटी को चेक कर सके और लिविंग ऑर्गेनिज्म को कम से कम हार्म, राइट? तो कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स हमें सेट करने पड़ेंगे ताकि मोरालिटी रहे ह्यूमन की एक्टिविटीज में और वो ऑर्गेनिजम्स को ज्यादा से ज्यादा हार्म ना करे। क्यों? क्योंकि जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर हो रहा है बच्चों, अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का, इसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट हो गए भाई। जीन के मॉडिफिकेशन की वजह से या जीनोम में ऑल्टरेशन की वजह से एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या चेंज आएगा ये कोई भी मतलब डिट्टो बता नहीं सकता, अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं, एक आइडिया दे सकते हैं। तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर हम ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं बच्चों, इसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स होंगे व्हेन सच ऑर्गेनिजम्स आर इंट्रोड्यूस इन द इकोसिस्टम, राइट? तो पॉइंट समझ में आ रहा है, जेनेटिक मॉडिफिकेशन अगर एक ऑर्गेनिज्म का कर रहे हैं और उसको इकोसिस्टम में क्या कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उसके अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट होंगे, कुछ भी हो सकता है। लाइक ह्यूमन के केस में तो मॉन्स्टर भी क्रिएट हो सकते हैं, यू नेवर नो ना, एनीथिंग कैन हैपन, राइट? तो इसीलिए देखो एक कमेटी बैठाई गई है, एक कमेटी बनाई गई है जिसे बोलते हैं GEAC, दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल। GEAC दैट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी।
विच विल मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च। बच्चों एक तो वो डिसीजन लेती है कि जीएम रिसर्च जो हो रही है वो सही है कि नहीं है, मतलब वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च, कि अगर हम एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं तो ये सही रहेगा कि नहीं रहेगा, राइट। एंड आफ्टर दैट अगर उन्होंने ओके भी करा है, द सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज। लाइक फॉर एग्जांपल पहले जेनेटिकली मॉडिफाई करें एक ऑर्गेनिज्म को तो वो वैलिड रहेगा नहीं, ये डिटरमाइन करती है। एंड आफ्टर अगर करने के बाद भी वो ये देखते हैं कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड करा है हमने ऑर्गेनिज्म को, इसको पब्लिक सर्विसेज के लिए अगर हम यूज करें तो वो सही रहेगा कि नहीं रहेगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वैलिडिटी ऑफ जीएम रिसर्च एंड सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जीएम ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विसेज, इसको ये देखती है। बेसिकली ये देखा जाता है कि एथिकली चीजें करी जाए, अनएथिकली ह्यूमन जेनेटिक मैनिपुलेशन ना कर पाए, राइट। अब यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा बच्चों में, यहां पर हमने भाई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करी, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करी, तो इन सब चीजों से रिलेटेड ना एक टर्म दिमाग में घूमता है जिसको बोलते हैं पेटेंट वर्ड। भाई अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी इंसान कोई नोवल रिसर्च करता है तो उसको पेटेंट करवाता है ताकि दुनिया में पता चल सके कि ये चीज मैंने सबसे पहले ढूंढी है। तो इसी तरीके से बच्चों जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्ट वगैरह आइसोलेट कर रहे हैं, तो ये भी नोबल रिसर्च हो सकती है। बट आजकल इनकी भी चोरी होने लगी है, मतलब लिविंग प्रोडक्ट से रिलेटेड, बायोलॉजिकल रिसर्च से रिलेटेड, तो उनको बोलते हैं बायो पेटेंट। तो नेक्स्ट हम वो पढ़ेंगे। देखो बायो पेटेंट, बायो पेटेंट का वर्ड का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड प्रोडक्ट्स का पेटेंटशिप की बात कर रहे हैं, राइट। और इसी से एक बेस्ट एग्जांपल देखो देखने को मिलता है, राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन, राइस इज एन इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री। तो राइस आपको पता है चावल एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड ग्रेन है, और अगर हम एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री की बात करें, अगर हम एशिया की एग्रीकल्चर हिस्ट्री की बात करें तो थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, हजारों सालों से इस्तेमाल करा जा रहा है, राइट। और ये देखा गया बच्चों, देयर आर 2 लाख वैरायटी, एस्टिमेटेड 2 लाख वैरायटीज खाली राइस की इंडिया में ही है। देयर आर एन एस्टिमेटेड 2 लाख वैरायटीज ऑफ राइस इन इंडिया अलोन। और उसमें भी बच्चों अगर मैं पर्टिकुलरली एक राइस पे फोकस करूं, बासमती राइस पे फोकस करूं, तो आपको पता है बासमती राइस इज डिस्टिंक्ट फॉर इट्स यूनिक एरोमा एंड फ्लेवर। एक यूनिक स्मेल है, एक यूनिक फ्लेवर है, उसका यूनिक एरोमा है, उसका फ्लेवर है। और बच्चों इंडिया में 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज है बासमती राइस की खाली। Yes, 27 documented varieties of rice, particularly basmati rice, are present in India. पॉइंट समझ में आ रहा है? राइस की 2 लाख वैरायटी है इंडिया में। और अगर मैं राइस की बात करूं बासमती राइस की, तो बासमती राइस का एक यूनिक अरोमा है, एक यूनिक फ्लेवर है। और 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटीज बासमती राइस की तो इंडिया में है, राइट। अब बच्चों बासमती राइस की बात करें, अगर बासमती राइस की बात करें तो बासमती राइस का हमने बात करें थाउजेंड ऑफ ईयर से प्रेजेंट है, तो कहां का देखने को मिलता है? एंशिएंट टेक्स्ट में, पुरानी किताबों में, फॉकलोर, जो फॉक मतलब होता है ना, पर्टिकुलर जगह के रिवाज होते हैं, पर्टिकुलर होते हैं ना कि भाई इस गांव का ये रिवाज इस तरीके से, फॉकलोर देखने को मिलता है, पोएट्री में देखने को मिलता है। दिस इज रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, देयर इज अ रेफरेंस टू बासमती इन एंशिएंट टेक्स्ट, फॉकलोर, पोएट्री एज इट इज ग्रोन फॉर सेंचुरी, काफी सेंचुरी में। अब एक्चुअल बात पे आते हैं, बायो पेटेंट पर। तो बच्चों 1997 में एक अमेरिकन कंपनी थी, राइसटेक नाम भी बताया। 1997 में बच्चों एक कंपनी थी, अमेरिकन कंपनी राइसटेक, जिसने क्या करा? पेटेंट लिया। जिसने क्या करा? पेटेंट ले लिया बासमती राइस के ऊपर। जिसने बच्चों पेटेंट ले लिया बासमती राइस के ऊपर, कहां पर? यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। अब ये जो इन्होंने न्यू वैरायटी बनाई थी ना बच्चों, इन्होंने जो न्यू वैरायटी बनाई थी बासमती राइस की, वो कैसे बनाई थी? इंडियन फार्मर की वैरायटी से बनाई थी। एक्चुअल में इन्होंने जो वैरायटी बनाई थी बासमती राइस की, वो इंडियन फार्मर की वैरायटी से बनाई थी। कैसे बनाई थी? इन्होंने इंडियन बासमती राइस को क्रॉस करवाया सेमीद्वार वैरायटी से। इन्होंने इंडियन बासमती राइस को क्रॉस करवाया सेमीद्वार वैरायटी के साथ, और जो नई वैरायटी बनी उनको इन्होंने बोल दिया भाई ये हमने डेवलप करी है। मतलब अब दुनिया में कहीं पर भी ये बासमती राइस जो बिकेगा उसको पैसा इनको देना पड़ेगा, क्योंकि दे आर दी पेटेंट होल्डर्स। तो ये बिल्कुल गलत करा गया था। ऐसा इंडिया के साथ कई बार हो चुका है, और बेसिकली ऐसे जो डेवलप्ड कंट्री है ना वो करती है। भाई डेवलप्ड कंट्रीज के पास क्या है? पैसा है, बट बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है नहीं, तो वो क्या करते हैं? दूसरे देशों की बायोलॉजिकल रिसोर्सेस को उठाते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करते हैं और क्लेम कर देते हैं नोबल नोबल नोबल, हमने डेवलप करा है, हमने डेवलप करा है। तो ऐसा हुआ था। उसके अलावा भी देखो, the patent extends to functional equivalents implying that other people selling basmati rice could be restricted by the patent। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इससे नुकसान? इस पेटेंट से क्या हो रहा है? फंक्शनल इक्विवेलेंट्स एक्सटेंड हो रहे हैं, मतलब अदर पीपल अगर बासमती राइस को बेच रहे हैं तो वो रेस्ट्रिक्टेड है, वो ऐसा नहीं कर सकते पेटेंट की वजह से। ऑल्दो इंडिया ने क्लेम जीत लिया था, सब नॉर्मलाइज हो गया था। उसके अलावा भी देखो, several attempts have also been made to patent uses
प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस बेस्ड ऑन इंडियन ट्रेडिशनल हर्बल मेडिसिन। तो बच्चों सेवरल पेटेंट करने की कोशिश करेगी ये और चीजों पे, लाइक इंडियन हर्बल मेडिसिन पर। जैसे एग्जांपल की बात करें बच्चों, टर्मरिक एंड नीम। आपको पता है हल्दी और नीम की पत्तियों का, मतलब नीम के प्रोडक्ट्स का काफी इस्तेमाल होता है। हल्दी का भाई हल्दी दूध पी लो, दर्द चला जाएगा, चोट पे लगा लो, एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होती है। आपको तो पता है इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी भी होती है, क्योंकि टर्मरिक में करक्यूमिन होता है बच्चों, इसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टी है। और नीम का तो आपको पता है कई सारी चीजों में इसको होता है, जैसे चिकन पॉक्स में कहते हैं कि नीम की पत्तियों के पानी से नहाओ तो जल्दी हील होता है। तो देर उसके अलावा बच्चों ग्रेन्स को प्रोटेक्ट भी करता है, बायोपेस्टिसाइड्स की तरह काम करता है, राइट। सेवरल यूजेस है। यहां तक बात क्लियर है। इसी से रिलेटेड देखो एक और टर्म है जिसे हम बायोपायरेसी बोलते हैं, मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को चुराना, मतलब बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को चुराना। तो आपको पहले बता चुका हूं क्या इसका, देखो सिंपल सा मतलब क्या है कि कई बार क्या होता है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वो दूसरे किसी कंट्री की नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं। अब वो यहां पर कोई भी ऑथराइजेशन नहीं ले रहे हैं उस कंट्री से, ना ही जो लोकल लोग उससे जुड़े हैं उनसे। पॉइंट समझ में आ रहा है? बायोपायरेसी यानी लिविंग नेचुरल रिसोर्सेज को चुराया जा रहा है। मतलब क्या हो रहा है, कोई बड़ा सा मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक दूसरी कंट्री की बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करा, बट ना तो उसने ऑथराइजेशन लिया उस कंट्री से, ना ही जो लोकल लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसा कौन करते हैं बच्चों? ऐसे डेवलप कंट्रीज करते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था डेवलप कंट्रीज के पास होता है पैसा, बट बात करी जाए बच्चों नेचुरल रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा पुअर है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में बहुत ज्यादा पुअर है, ट्रेडिशनल नॉलेज में बहुत ज्यादा पुअर है। जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ट्रेडिशनल नॉलेज में और जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज में उसमें बहुत ज्यादा पुअर है। तो वो क्या करते हैं, डेवलप कंट्रीज के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी डेवलपिंग कंट्रीज में जाते हैं और नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं। क्या करेंगे? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करेंगे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके फिर क्या करते हैं, अपना क्लेम करने लग जाते हैं, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है? अब देखो ये बात समझ लो, बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड, बायोपायरेसी इज द टर्म यूज्ड टू रेफर टू द यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज। बायोपायरेसी ये टर्म है जिसको हम यूज करते हैं, यूज टू रेफर टू द यूज ऑफ बायोरिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों बायोरिसोर्सेज का यूज करिए मल्टीनेशनल कंपनीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन फ्रॉम द कंट्रीज, जिस कंट्री से वो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज निकाली जा रही है, एंड पीपल कंसर्न्ड विदाउट कंपनसेटरी पेमेंट। समझ में आ रहा है? बायोपायरेसी वो टर्म है जिसमें बायो रिसोर्सेज का यूज करिए मल्टीनेशनल कंपनी या अदर ऑर्गेनाइजेशंस, यहां पर विदाउट प्रॉपर अथराइजेशन हो रहा है उस कंट्री से, और पीपल जो कंसर्न हुए, और कोई कंपनसेटरी पेमेंट कर ही नहीं गई है। अब होता क्या है वो बात उसको समझ लो जो मैं आपको बता रहा था। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस आर रिच फाइनेंशियली। जो इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन है बच्चों वो फाइनेंशियली रिच है, बट पुअर है बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में, पुअर है बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज में। इन कंट्रास्ट अगर डेवलपिंग वर्ल्ड की बात करूं बच्चों, या अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड की, मतलब बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, तो वो रिच होते हैं बायोडाइवर्सिटी में और ट्रेडिशनल नॉलेज में, राइट। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोरिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉइटेड, ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोरिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करा जा सकता है, कौन? मॉडर्न एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, एंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू सेव टाइम, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग देयर कमर्शियलाइजेशन, राइट। पॉइंट समझ में आ रहा है? ट्रेडिशनल नॉलेज को और बायोरिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कुछ डेवलप कर जा सकती है मॉडर्न एप्लीकेशंस, जिससे टाइम बचाया जा सके, एक्सपर्ट बचा सके, एक्सपेंडिचर बचाया सके, और बाद में यूज करा जा सके। बट एट द एंड तो चोरी करी जा रही है ना, यहाँ पर एट द एंड क्या करी जा रही है? चोरी करी जा रही है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अब इस चोरी को प्रिवेंट करने के लिए, पेटेंटशिप को प्रिवेंट करने के लिए, इस चोरी को प्रिवेंट करने के लिए, पेटेंटशिप को प्रिवेंट करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने क्या करा है? तो बच्चों इंडियन पार्लियामेंट ने बच्चों रिसेंटली क्लियर करा है, इंडियन पार्लियामेंट ने रिसेंटली क्लियर करा है सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल, सेकंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेटेंट बिल। तो बच्चों बायोपायरेसी ना हो, बायो पेटेंटशिप में लोचा ना हो, राइट, लोचा बढ़िया, लोचा ना हो, उसके लिए इंडियन पार्लियामेंट ने सेकंड अमेंडमेंट क्लियर करा है इंडियन पेटेंट बिल का, जो इन सब इश्यूज को हैंडल करता है, दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसीडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म्स का इशू है, इमरजेंसी प्रोविजन का है, या भाई इमरजेंसी अगर पेटेंट करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन सब चीजों से रिलेटेड बायोपायरेसी एंड बायो पेटेंट को वो सब हैंडल करता है, राइट। बात समझ में आई? तो बच्चों विद दिस वी आर डन विद दिस ऑल द चैप्टर्स ऑफ जूलॉजी इन टर्म 2 एग्जाम, राइट। इसके साथ बच्चों हमने टर्म 2 में एग्जाम के सारे जूलॉजी के चैप्टर्स को कवर कर लिया है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी, और आई होप आपकी जो एग्जाम्स की तैयारी है बहुत अच्छे से चल रही होगी। बस मैं एक सिंपल सी एक बात यही बोलूंगा कि टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है, या फिर एक कोट मेरे को याद आता है, डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। बात समझ में आ रही है? डोंट स्ट्रेस, डू योर बेस्ट, फॉरगेट द रेस्ट। बस बिंदास होके जाओ, अच्छे से तैयारी करो, एग्जाम दो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है।
ये जब ठंडा रहेगा ना, सब चीज ठंडाई से अच्छे से आंसर आएंगे। याद है ना कैप्टन कूल भाई, ठंडा रहेगा तो सब डिसीजन अच्छे से जाएंगे। तो सेम गोज फॉर यू, शांत रहो, अच्छे से करो, राइट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।